वर्ल्ड न्यूज डे के मौके पर आयोजित इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं उमंग मिश्रा। सही खबरें और फेयर जर्नलिज्म लोकतंत्र के लिए जरूरी है। दुनिया भर में पत्रकारिता और पत्रकारों के सामने तमाम चुनौतियां हैं। क्या है ये चुनौतियां और इनसे कैसे पार पाया जा सकता है, यूं कहें कैसे बचाया जा सकता है जर्नलिज्म को, और ऐसा करना क्यों बेहद जरूरी है। इस विषय पर हम आज पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ और अनुभवी विद्वानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, जो पत्रकारिता का अत्यंत सम्मानित नाम है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों की गहरी समझ रखते हैं और वर्तमान समय में भी तमाम विषयों पर अपनी राय विभिन्न माध्यमों के जरिए रखते रहते हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में। धन्यवाद। हमारे साथ कमर वहीद नकवी जी भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपने आप में पत्रकारिता का एक संस्थान माना जाता है और अखबार और टीवी दोनों ही माध्यमों में कई पीढ़ियों के गुरु रहे हैं। नकवी जी, आपका बहुत स्वागत है। इस चर्चा में यशवंत देशमुख जी भी शामिल हैं, जो सी वोटर के चेयरमैन हैं और पत्रकारिता से गहराई से जुड़े हुए हैं। वो देश विदेश के चुनावों और पत्रकारिता पर नजर रखते हैं। यशवंत जी ने अमेरिका का चुनाव भी बहुत गहराई से कवर किया था। इस समय भी इटली के चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। और यशवंत जी, आपका स्वागत है आई नेक्स्ट के मंच पर। हमारे साथ आलोक जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, जो मशहूर पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों की भी गहरी समझ रखते हैं, नामी संस्थानों में संपादक रहे हैं और इस समय लोकप्रिय यूट्यूब चैनल आलोक अड्डा और अन्य चैनलों पर अपने विचार रखते हैं। टीवी का जाना माना चेहरा है। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी से सवाल पूछना चाहूंगा। सर, एक सीजन 2022 स्टेट ऑफ मीडिया रिपोर्ट आई है, जिसे कई सारे देशों के लगभग 3800 पत्रकारों के बीच सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अनुसार 46% पत्रकार ही ये मानते हैं कि आधुनिक पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और मैं उसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, लेकिन ये जो तथ्य है ये तो मुझे आश्चर्य नहीं इसमें लगता, ये सही होगा। तो इस विश्वसनीयता, मीडिया की विश्वसनीयता तो देखिए हर समय और हर जगह हर कटघरे में रहती है। और मुझे याद है और शायद नकवी को भी याद होगा कि हम लोग जब 40-41 साल पहले पत्रकार बने थे, उस समय हम जिन गोष्ठियों में श्रोता की हैसियत से जाते थे उसका विषय भी यही हुआ करता था, मीडिया की और पत्रकारिता की साख, मीडिया की विश्वसनीयता। तो आज भी ये प्रश्न अगर प्रासंगिक बना हुआ है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन कुछ विशेष अर्थों में अब ये प्रासंगिक हो गया है कि अगर 46% लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ये भारत के आंकड़े, भारत के 46% पत्रकार हैं या पूरे वैश्विक हैं। ये 18 कंट्रीज के पत्रकार हैं, 18 देशों के पत्रकार हैं। तो कुल मिलाकर ये लगभग वैश्विक हम मान सकते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, तो 46% यानी 54% पत्रकारों को मीडिया की विश्वसनीयता पर संदेह है, उनको वो ठीक नहीं लगती। ये अपने आप में नहीं, 46 की बात करेंगे, ये थोड़ा सा हमें चौंकाने वाला या डराने वाला तो आंकड़ा है ही कि अगर लगभग आधे पत्रकार मानते हैं कि उनकी अपनी, क्योंकि हम सब कुल मिलाकर तो मामला साझा है, विश्वसनीयता अब संकट में है या संदिग्ध हो गई है, तो ये एक संकटपूर्ण स्थिति है। और मैं नहीं जानता कि भारत के आंकड़े उसमें हैं कि नहीं, भारत की में मीडिया की विश्वसनीयता के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट, क्योंकि वो एक अलग ही प्रश्न हो जाएगा। मैं समझता हूँ उसको कई देशों की पत्रकारिता से अलग करके देखना पड़ेगा। इस समय जो भारत में मीडिया की स्थिति है वो थोड़ी विशेष है, तो मैं नहीं जानता उस पर क्या कहती है। अगर आपके पास आंकड़े होंगे तो आप बताएंगे। देखिए, खाली भारत की बात नहीं, अगर आप देखें अमेरिका में भी ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते थे फेक न्यूज। अगर राष्ट्रपति जो बोलेगा प्रमुख चैनल की खबर के ऊपर कि ये फेक न्यूज है, तो एक जनरल परसेप्शन क्या जाएगा? जाहिर सी बात है उनकी भी तो लोकप्रियता होगी। हमने अभी एक जॉन मैनबियॉट है, वहां पे इंग्लैंड के पत्रकार हैं, उनके अक्सर वीडियो आते रहते हैं। डबल डॉन न्यूज करके उन्होंने एक अलग से एक लोगों ने ग्रुप बनाया, पब्लिक फंडिंग से बना रखी है संस्था, तो उनके वीडियोस अक्सर पत्रकारिता पे ही होते हैं। तो वो तो इंग्लैंड की पत्रकारिता कहते हैं कि ये तो है ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है ही नहीं है, और ओलिगार्क्स ने कब्जा कर रखा है बीबीसी पे और अपने माध्यमों को बताते हैं मीडिया पे, और पब्लिक को चीजें मिल ही नहीं रही है उस तरीके से। तो वो जो चैलेंज है वो तो सर
वर्ल्ड वाइड है। ये 2 विकसित देशों का हाल हमने बताया आपसे, और विकासशील देशों की अपनी समस्याएं हैं। और इस संदर्भ में मैं आलोक जोशी जी से पूछना चाहूंगा, आप चूंकि आर्थिक मामलों के बहुत गहरे जानकार हैं, कि क्या परंपरागत मीडिया का जो आर्थिक मॉडल है, उस मॉडल के सामने चुनौती है, या वो कोलैप्स कर रहा है, या वर्तमान समय में वो आर्थिक मॉडल अपने आप को संकट में ले आया है, जिसके कारण बहुत सारे कई तरह के दबाव सामने आते हैं। आपको इसके ऊपर आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, ये पुरानी समस्या है, आज की नई समस्या नहीं है कि आर्थिक मॉडल संकट में है। मीडिया हमेशा से घाटे का सौदा रहा है, और ये आज की तारीख में जिस चीज़ को सरकारों ने अपना हथियार, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा बात करके मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। और जिस सीजन रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने अभी सरसरी तौर पर उसको देखा, वो दरअसल पीआर प्रोफेशनल्स के लिए बनी हुई रिपोर्ट है, कि वो जो पब्लिक रिलेशंस में लगे लोग पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस नज़रिए से वो रिपोर्ट बनाई गई है, और उन्हीं लोगों के लिए वो रिपोर्ट लिखी गई है कि आप अपने को इफेक्टिव पीआर प्रोफेशनल कैसे बनाएं। इसके लिए आप उस रिपोर्ट को पढ़ के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक नया कारोबार है जो पिछले मेरा ख्याल है 25-30 सालों में खड़ा हो गया, प्रोफेशनल कारोबार, जिसमें पीआर एजेंसीज एक बड़ी भारी भूमिका निभाने लगी हैं। पहले बड़े संस्थानों के छोटे मोटे हिस्से होते थे पीआर वाले लोग, अब वो एक अलग इंडस्ट्री के तौर पे खड़े हो गए, और वो इंडस्ट्री पीआर से ज्यादा भी बहुत कुछ करती है, ये हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा है। लेकिन अखबार अपनी कीमत वसूल नहीं पाता है, ये पुराना सत्य है। और जब गांधी जी अपने अखबार निकाल रहे थे, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि उनको भी ये रास्ता उनके पास उपलब्ध था कि वो अपने अखबारों के लिए विज्ञापन ले लें, और उससे वो सब्सिडाइज कर दें उसकी कॉस्ट को, और उससे खर्चा कम हो जाए, जो भी पाठक है वो कम पैसे में उस अखबार को खरीद सके। लेकिन उस वक्त उन्होंने तय पाया, उनका कहना है कि ये संदेश मैं जिन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर वो इसके लिए इतनी कीमत देने को तैयार नहीं है, जितनी कीमत बनती है, जितना खर्चा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर इस संदेश को मुझे उन तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांधी जी एक आंदोलन चला रहे थे, गांधी जी एक दूसरे काम में लगे थे, उनका मुख्य काम अखबार चलाना नहीं था। बहुत सारे लोग जिन्होंने अखबार चलाकर शुरुआत की, साथ में उनके मन में, जैसे अभी राहुल जी ने कहा कि 40 साल पहले भी ये संकट उठता था जब हम बातचीत करते थे, तो इसी तरह के विषय पर संगोष्ठियां हुआ करती थी। लेकिन तमाम पत्रकार बने इन प्रोफेशनल अखबारों में, जो नौकरी करने भी आते थे, मेरी पीढ़ी तक कम से कम, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि वो अखबार में सिर्फ नौकरी करने नहीं आते थे। कोई एक इच्छा मन में थी कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम एक बंधी हुई नौकरी नहीं करना चाहते हैं, हमारे मन में इस अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का एक वैकल्पिक विचार है, उसको आगे बढ़ाने में शायद हमारी अखबार की नौकरी हमारी मदद करेगी, इसलिए आते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में भी और शायद दूसरे देशों में भी पाया गया होगा कि अखबार निकालना क्योंकि घाटे का सौदा है, इसलिए इसको सहारे की जरूरत है। और यही वजह है कि अखबार को सरकारें मदद करती रही अखबारों को। जो विज्ञापन देने का एक पूरा संस्थाबद्ध तरीका निकाला गया है, वो इसीलिए है कि अगर अखबार 1 रुपए का मिलता था और 32 रुपए में बनता था, तो वो जो 31 रुपए का घाटा है, उसमें से कुछ हिस्सा सेठ जी खुद भी वहन करते थे। काफी समय तक घाटे का सौदा रहा। लेकिन सरकार, दूसरे विज्ञापनदाता जो विज्ञापन देते थे, लेकिन संपादक की संस्था की महत्ता थी, जो बहुत समय तक रही, हमारे समय तक रही, कि अखबार मुख्य रूप से जो उसमें सामग्री जा रही है उसका माध्यम है, और विज्ञापन उसको समर्थन देने का तरीका है। और क्योंकि विज्ञापन से अखबार मालिक को, अखबार चलाने वाले को पैसा मिलता है, और उस विज्ञापन से भी जो अखबार का पाठक है उसको कुछ सूचना मिलती है, वो जो उसके काम की सूचना होती है। विज्ञापन देने वाला अपने उत्पाद का प्रचार कर रहा है, तो ये इस प्रचार का भी लाभ उस पाठक को होता है, जो पाठक कुछ पैसा देकर अखबार खरीद रहा है। तो इस तरह से दोनों चीजें तालमेल के साथ चलती थी। पिछले दशक में, मेरा ख्याल है 10 साल में, ठीक से तारीख पक्की नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद नकवी साहब या राहुल जी मुझे दुरुस्त करेंगे, लगभग 10-12 साल पहले एक इंटरव्यू आता है भारत के एक बहुत बड़े मीडिया मालिक का, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम खबरों के कारोबार में नहीं है,
वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ न्यूज, वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। हम विज्ञापनों का कारोबार करते हैं और विज्ञापनों से जो जगह खाली बच जाती है उसे भरने के लिए अखबार में खबरों का इस्तेमाल होता है। ये दरअसल आज की तारीख का सच है। इसलिए अब आप कहें कि वो मीडिया मॉडल उन सज्जन के अखबार जो पहले जो सबसे ज्यादा कमाई का उनका अखबार था वो 5 करोड़ रुपए साल के कमाता था, वो अखबार 250 करोड़ रुपए साल की कमाई पे पहुंच गया 2 साल के अंदर जब उन्होंने अपना मॉडल चेंज किया। तो वो अपनी जगह सफल हो गए हैं, उनको अब किसी तरह की सरकार की मदद की दरकार नहीं रह गई। वो कह रहे हैं हम चला लेंगे, हम अपना कमर्शियल वेंचर की तरह चला रहे हैं। लेकिन क्या वो अखबार चला रहे हैं, क्या वो वही अखबार चला रहे हैं जिस अखबार का सपना देख के हम हमारे जैसे लोग अखबार पत्रकारिता में आते थे? इस पर सवाल तब भी थे, आज भी हैं, और मेरा ख्याल है सवाल बने रहेंगे, क्योंकि आप अखबार में देख लीजिए या टेलीविजन में देख लीजिए, अभी न्यूज टेलीविजन में जो समाचार चैनल होते हैं, आप क्योंकि अब कैश सिस्टम आ गया है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, जिसमें आप एक एक चैनल का पैसा देकर एक एक चैनल देख सकते हैं। उसमें आप स्पोर्ट्स चैनल देखने के लिए 30 रुपया महीना देते हैं। 30 रुपया महीना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। आप कहेंगे अखबार खरीदने के लिए भी तो 150 रुपए महीना देते हैं हम, या 200 रुपए महीना देते हैं। लेकिन टेलीविजन पर समाचार देखने के लिए आप कितना पैसा देते हैं? सबसे ज्यादा जो चैनल पैसा ले रहा है वो 3 रुपए या 4 रुपए है, वो अंग्रेजी का बिजनेस चैनल है। बाकी जो हिंदी के समाचार चैनल हैं, कोई 10 पैसा, कोई 25 पैसा, कोई 50 पैसा, ज्यादा से ज्यादा है। बहुत हिम्मत वाला चैनल है जो अपने को देश का नंबर 1 चैनल कहता है, वो 1 रुपया मांगने की हिम्मत जुटा पा रहा है महीने में। इससे ऊपर मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही है उनकी। तब जबकि स्पोर्ट्स चैनल 30 रुपए ले रहा है, एंटरटेनमेंट चैनल 30 रुपए ले रहा है। इसके बाद अगर दर्शक शिकायत करता है कि साहब इस चैनल में तो ये सब हमको जो देखने को मिलता है सब कचरा है, तो इसका अंग्रेजी में एक जवाब है कि इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। तो आप अगर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसके बाद आप ये शिकायत आपकी एक हद के बाद जायज नहीं रह जाती है कि इस अखबार में ये नहीं आता है, इस चैनल में ये नहीं आता है। विदेशों में क्योंकि यशवंत तो बहुत बाहर रहे हैं और बाकी राहुल जी नकवी जी भी बाहर घूम के आए हैं, जब विदेश में देखिए वहां अखबार बहुत महंगा मिलता है, हालांकि वो बहुत मोटा होता है, उस पूरे अखबार का किसी को कोई काम नहीं होता है, वहां रद्दी भी नहीं बिकती है, उसको आदमी अपने 2-4 पेज पढ़ने के बाद वहां ट्रेन में छोड़ जाता है, फिर दूसरा आदमी उसको उठाता है, वो पढ़ लेता है। लेकिन आदमी अपने लिए जो संदेश उसको चाहिए उसके लिए वो एक तरह से बाजार के हिसाब से जो सही कीमत है वो देने के लिए तैयार है। ये स्थिति अगर हमारे पास आ जाएगी हमारे देश में, तो शायद अखबारों की या टेलीविजन चैनलों की हालत कुछ सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। और अब डिजिटल के साथ ये लाभ हो गया है कि डिजिटल चैनल कम खर्चे पे खड़े हो जाते हैं और अपेक्षाकृत जो बाकी चैनलों के मुकाबले एक बेहतर रेवेन्यू खड़ी कर लेते हैं, उतनी कमाई उनकी हो जाती है जिसमें वो कह सकते हैं कि हमारा खर्चा निकल जाता है। हम बहुत अरबपति नहीं बन जाएंगे, जो 250 करोड़ रुपए मैं कह रहा हूं वो शायद कोई नहीं खड़ा कर पाएगा, लेकिन इतना पैसा बन जाता है कि अपने खर्चे निकालने के बाद कुछ बच जाता है और वो जो चाहें वो कंटेंट दे सकते हैं। उसको इसके लिए किसी सरकार के विज्ञापनों के भरोसे नहीं रहना पड़ता है। मैं नकवी जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, जो नकवी जी ने तमाम सुनते ही रहते हैं लोगों को सिखाया है भाषा के संदर्भ में और बहुत तरीके से पत्रकारिता के गुरु रहे हैं। एक चीज ये हम जानना चाहेंगे, क्या इस आर्थिक पहलू और जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे इतर एक गुणवत्ता की भी समस्या है, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग जो है, या ट्रेनिंग कहीं ना कहीं जो पढ़ाई क्या कराई जा रही, क्या ये भी एक दिक्कत है? एक IIMC जैसे संस्थान में पढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे बोला था कि जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें और जो वास्तविकता में इंडस्ट्री में लोगों को काम करना होता है उसमें कोई आपस में लेना देना नहीं। ये IIMC का आदमी कह रहा था, बाकी यूनिवर्सिटीज की राज्यों वाली तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ट्रेनिंग में या जो पढ़ाई की जा रही है उसमें और जो वास्तविकता में थोड़ा जो है अंतर है? और दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं नकवी सर से जानना चाहूंगा कि MBA में पढ़ाया जाता है, IIM में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, कि मीडिया का काम है एजेंडा सेटिंग, ये उनके क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और हम लोग पत्रकारिता में सिखाते हैं जो बच्चों को जो पढ़ने आते हैं कि आप समाज के प्रहरी हैं और आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। और फिर ये दोनों अलग अलग ट्रेनिंग लिए हुए लोग एक साथ एक संस्थान में काम करते हैं, तो फिर वो द्वैधता उत्पन्न होती है।
तो इस पूरे परिदृश्य को पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं नकुल जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा मसला है ये मल्टी डायमेंशनल है, इसके बहुत आयाम हैं और हम लोग शायद उस तरफ अगर ध्यान दें तो हम किसी सार्थक नतीजे पहुंचेंगे। आज मीडिया को क्या चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मीडिया को गवर्न कौन कर रहा है? ये जो बाजार की बात है, बाजार अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अब बाजार का जो दबाव था वो धीरे धीरे उसके रूप बदल रहे हैं और मीडिया को सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो टेक्नोलॉजी से एक्चुअली। और दूसरी बात यह है कि अब हमारे न्यूज़ के कंजम्पशन की आदत बिल्कुल बदल गई है। मतलब कि एक समय ऐसा होता था कि अखबार आता था सुबह, लोग सुबह अखबार पढ़ लेते थे, फिर पूरा दिन अपने काम में लगे रहते थे और अगले दिन सुबह फिर अखबार पढ़ते थे। फिर टीवी आए, रेडियो भी, तो लोगों ने सुबह थोड़ी खबर सुन ली, रात में खबर सुन ली, टीवी पे थोड़ी रात में खबर देख ली। होते होते आज का समय जब मीडिया, पूरा का पूरा मीडिया जो है आपके मोबाइल पे आ गया है, तो पूरी दुनिया जो है एक प्रकार से उसका मीडियाकरण हो गया, मीडियाटाइज्ड हो गई है। यानी वो हर समय मीडिया को कंज्यूम करती है, अपने मोबाइल पे कंज्यूम करती है, अपने अखबार में खबर पढ़ती है, टीवी चैनल में खबर पढ़ती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज इंटरनेट कंज्यूमर इस समय 5 से 7 घंटे जो है वो इंटरनेट के माध्यम से खबरों और सूचनाओं के बीच में रहता है। और ये सूचनाएं कई तरह से होती हैं। ये सूचनाएं केवल मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से जो सूचनाएं मिलती हैं उससे कहीं ज़्यादा सूचनाएं उसको अपने मित्रों से, अपने कुछ अजनबी लोगों से भी, व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर है, तमाम तरह से वो मिलती हैं। उसमें बहुत सारी खबरें सही होती हैं, बहुत सारी खबरें झूठी होती हैं। तो इनसे, इस पूरी परिस्थिति ने मीडिया की विश्वसनीयता की जो पूरी बात है उसको बिल्कुल अलग डायमेंशन पे कर दिया है, जहां पर लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा करने के बजाय, ये व्यवहारिकता है, वो व्हाट्सएप पे जो उनको आता है उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और ये सोचते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो दे रहा है वो तो लीपापोती कर रहा है। यानी अगर आप कोई खबर कहीं फैल जाए या हो जाए, आप देखें जैसे इधर बच्चे चोरी करने की अफवाहें फैली हुई हैं, अब पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, इसको लेकर के चाहे सरकार, चाहे अखबार, चाहे कुछ कितना छापे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जो उनको व्हाट्सएप से मिल रहा है वो उसको मानने को तैयार है। तो बेसिकली एक चीज़ की, मीडिया में हम केवल परंपरागत मीडिया, अखबार, टीवी और डिजिटल मीडिया, इसको भी मैं फिलहाल परंपरागत मीडिया में ही रखूंगा। जो डिजिटल मीडिया जो पत्रकार चला रहे हैं या पत्रकारों के समूह से चल रहा है, लेकिन जो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो खबरें दे रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, वो मीडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसके बाद मीडिया जो है वो अब नैरेटिव बनाने का काम करने लग गया। नैरेटिव बनाने का काम करने का मतलब ये है कि मीडिया अब पार्टीजन है और सभी जगह पार्टीजन है। आप देखें अमेरिकी चुनाव में फेसबुक की क्या भूमिका रही और उसको लेकर के कितना विवाद हुआ, सब कुछ हुआ। तीसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीडिया का, जैसे इवन डिजिटल मीडिया, हम कह लें कि जी एक डिजिटल मीडिया है जिसमें एक व्यक्ति चैनल चला रहा है और उसको पूरी स्वतंत्रता है। आलोक जी कह रहे थे, हाँ स्वतंत्रता है, लेकिन उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कोई ना कोई सोशल मीडिया चैनल करेगा, यूट्यूब करेगा, फेसबुक करेगा, और उनके एल्गोरिथम पे ये निर्भर करता है कि वो कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचे, कितने लोगों तक नहीं पहुंचे। तो ये जो मीडिया का मैनिपुलेशन इस प्रकार से होने की जो गुंजाइश है टेक्नोलॉजी के जरिए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ इन सारी चुनौतियों पर बात नहीं हो रही है और इसलिए जो मीडिया है वो समाज को एक प्रकार से बहुत ही क्रूर और बहुत हिंसक बना रहा है। हम अपने यहाँ के टीवी चैनलों की जो डिबेट है उसको तो आप देख ही लें, लेकिन पूरी दुनिया में आप पाएंगे कि ये जो सूचनाओं का भंडार है, और इसको भी हम मीडिया में गिनेंगे, चाहे सोशल मीडिया और मीडिया में गिनेंगे, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है। बहुत सारे लोग इस पे
अपनी सूचनाएं और खबरें डाल रहे हैं, झूठी सच्ची कुछ भी, और एक प्रकार से वो एक नया नैरेटिव और एक नई कंडीशनिंग पैदा कर रहे हैं जिसमें समाज जो है वो बहुत ही, उसका वर्ल्ड व्यू बहुत ही संकीर्ण होता जा रहा है, बहुत ही नैरो होता जा रहा है। और हमें लगता है कि मीडिया के सामने और मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब जो दूसरी बात आपने कही थी कि ट्रेनिंग का और उसका, तो हाँ, जितने भी ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पर जो उनके कोर्सेज हैं उनका कोई अलाइनमेंट आज के प्रोफेशनल जो पत्रकार का जो काम है उससे होता नहीं है। जो सिलेबस है वो बहुत ही पुराना है और वो अपडेट नहीं होता। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं आज तक में था न्यूज़ डायरेक्टर आज तक का, और मैंने टीवी टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट खोला था, तो उस मीडिया इंस्टीट्यूट का सिलेबस मैं हर साल थोड़ा बहुत बदल देता था। जो मैंने पिछले साल के बच्चों को पढ़ाया है वही एग्जैक्टली इस साल के बच्चे नहीं पढ़ेंगे और एग्जैक्टली वही अगले साल के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर साल के बीच में जो बदलाव मीडिया में आते जा रहे हैं वैसे सिलेबस बदलता जाता है। तो सिलेबस की बात हो गई और फैकल्टी की बात हो गई, जहाँ पे फैकल्टी भी, जो क्या होता है कि बहुत से पत्रकार जो फैकल्टी में आ गए उनका फिर मीडिया से कोई डे टू डे बेसिस पे टच नहीं रह जाता है। और इस बात को मैंने बहुत बार बहुत फोरम पे कहा है कि जो मीडिया इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो आईएमसी हो, चाहे जितने भी मीडिया इंस्टीट्यूट हो, उनको अपनी फैकल्टी को कम से कम साल में एक बार 1 महीने के लिए किसी मीडिया हाउस में इंटर्नशिप के लिए भेजना चाहिए कि ये आपकी प्रोफेशनल इंटर्नशिप है, आप जाइए, आप फलां अखबार में काम कीजिए या फलां टीवी चैनल में 1 महीने काम कीजिए, अपडेट होकर के आइए ताकि आप छात्रों को नई जानकारी दे सकें। इतना ही मेरा कहना है। जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। यशवंत जी के पास में आना चाहूंगा। यशवंत जी, आप चूंकि दुबई से रहते हैं, जुड़े, इस समय भी वहीं से जुड़े हुए हैं, आप बाकी और देशों में भी आते जाते रहते हैं, और तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे मैं भी अभी गया था पिछले दिनों 15 दिन के लिए यूरोप, उससे पहले जब भी गया तो मैंने न्यूज कंजम्पशन पैटर्न में बहुत अंतर पाया वहां पे लोगों को। अगर ट्रेडिशनल मीडिया की हम बात करें, जैसे हम लोग क्या दिन की शुरुआत ही नहीं होगी अगर दरवाजे के नीचे से अखबार नहीं आ जाता है, या टीवी हम लोग देखने के बहुत ज्यादा आदी है, न्यूज देखने के बहुत ज्यादा आदी है, टीवी चलती रहती है। हमने वहां पे इस तरीके से ना तो बहुत ज्यादा अखबारों का सर्कुलेशन देखा और ना ही टीवी वगैरह को देखने का ऐसा कोई जुनून देखा कि हर समय बैठे हैं तो टीवी लगा हुआ है। तो ये जो दोनों अंतर है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों है, और ये कहाँ तक प्रभावित करता है जर्नलिज्म को, दोनों जगहों में, डेवलप्ड कंट्री या हम लोग क्या की जो स्थितियां हैं उसमें? वही देखिए, मुझे नहीं लगता कि कंजम्पशन का पैटर्न बदला है, कंजम्पशन का प्लेटफॉर्म भले ही बदल गया। लोगों को पहले जिस माध्यम के हिसाब से मिलता था, जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से समाचार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद डेनमार्क के 2 फोटोग्राफ थे किसी स्वीडिश स्कैंडिनेवियन कंट्री के, जिसमें आज से तकरीबन 100 साल पहले का एक किसी स्टेशन का फोटोग्राफ था और सारे लोग वहां पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे और सबके हाथ में अखबार था, और उसी स्टेशन का उसी पोज में आज का फोटोग्राफ था जिसमें हर कोई अपने हाथ में फोन लिए खड़ा था और कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। और दोनों में इतनी ज्यादा फोटोग्राफ में समानताएं थी कि लगा ही नहीं कि इसमें दोनों में कुछ अंतर है। अंतर केवल यह है कि कागज के बदले में वो एक डिजिटल स्क्रीन आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सूचना क्रांति, टेक्नोलॉजी, इसके कारण जो तरीका है कंजम्पशन का वो बदला है। लेकिन जहां तक आप विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिबेट शायद उससे कुछ और इतर हो गई है। और मैं नकवी जी की बात से सहमत हूं कि उसमें दरअसल काफी हद तक योगदान टेक्नोलॉजी का भी रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने एक तरह से एंट्री बैरियर्स जो समाप्त किए हैं उसका अच्छा और बुरा दोनों तरीके का परिणाम आया है। मतलब एक तरह से ऐसे बांध टूट गया है, बांध टूटा है तो बाढ़ का पानी आया है भरभरा के, तो पानी तो आया है, साथ में उसके बहुत सारा कूड़ा कचरा भी उस बाढ़ में साथ में आया है। और जिसे एक आंदोलन की तरीके से या किसी मिशन के तहत एक पत्रकारिता को लेने की बात होती थी, और कहीं ना कहीं शायद उस समय पे भी वैचारिक मतभेद होते थे, ये भी मैं मानता हूं। ऐसा कभी नहीं रहा कि पत्रकारिता में अदरवाइज एडिटोरियल लिखने की परंपरा की शुरुआत ही क्यों होती,
कोई आपका कोई स्टैंड होना चाहिए। केवल न्यूज कभी नहीं होता था, संपादकीय की व्यवस्था है, संपादकीय की परंपरा इस नाते थी कि उसमें एक विचार आता था, मंथन के बाद में उस अखबार को चलाने वाले जो 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 समझदार लोग होते थे उनके अपने एक वैचारिक अभिव्यक्ति का भी उसमें हिस्सा होता था बड़ा। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आज की तारीख में तथाकथित रूप से नई टेक्नोलॉजी और इस नए विचारों के प्रकटीकरण के दौर में जो पत्रकारिता की एक सेंट्रल थीम भूमध्य रेखा के आसपास होती थी, वो धीमे धीमे बाजार में एक दूसरे को खिसकाते खिसकाते ऐसा लगता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर ठेलते ठेलते अब हम दो ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे दुनिया का रेला इन दो ध्रुवों की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आज की पत्रकारिता भी अपने व्यावसायिक हित को साधने के लिए उन ध्रुवों की ओर बढ़ रही। और अब ऐसा लगता है कि लोगों के समाचार का कंजम्पशन का पैटर्न धीमे धीमे अब उस इकोसिस्टम या इको चैम्बर के अंदर होने लगा है। जैसा कि सोशल मीडिया अगर आप देखें, अक्सर एक बहुत अच्छी स्टडी लगातार हो रही है, बल्कि आप मैं चाहूंगा कि आप दर्शक भी आपके पढ़ें कि सोशल मीडिया जो नाम की चीज है उसके अंदर समाचारों को लेकर और उसके ऊपर विचारों का जो आपस में आदान प्रदान है, उसका अमेरिका का उन्होंने एक स्टडी करके लगाया था, बहुत अच्छी स्टडी लगाई थी कि जो आपस की इंटरेक्टिविटी है, दरअसल ये दो लाल और नीले दो अलग अलग इको चैम्बर्स के अंदर घनघोर चल रही है। दो चैम्बर्स के बीच का विचारों का आदान प्रदान बहुत ही कम है। तो अब धीमे धीमे मीडिया अलग अलग इको चैम्बर्स की मीडिया होती जा रही है। उसके व्यावसायिक कारण है, वैचारिक कारण है, जो भी है, लेकिन आपस में विचारों का आदान प्रदान लगभग न के बराबर समाप्त हो चुका है। और विश्वसनीयता का संकट जो बढ़ा हुआ अब आपको लग रहा है होंगी, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हर कोई दूसरे को अविश्वसनीय बताता है, कहता है ये विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये उस खेमे का है, इसकी पत्रकारिता उस खेमे की है, इस अखबार की पत्रकारिता उस खेमे की है, मैं इस खेमे का हूं, मेरी पत्रकारिता, मेरा अखबार, मेरी आवाज, मेरे विचार इस खेमे की है। तो जैसे जैसे ये खेमेबंदी बढ़ रही है, उस खेमेबंदी के साथ में विश्वास न करने का दौर और ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने आज दरअसल 10 साल पुराना एक कवर निकाला था, जो हम ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन का हम लोग करते रहते हैं लगातार। 10 साल पुराना इसलिए निकाला कि देखने के लिए, क्योंकि अभी वाला जो है वो हमारे आज इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन में जो आया है उसमें वो आंकड़े हैं। लेकिन 10 साल पहले भारत में विश्वसनीयता ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस वाले में आर्म फोर्सेज यानी हमारी सेना नंबर 1 पे थी, वो आज भी नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे शैक्षणिक जो संस्थान जिनको लोग यूनिवर्सिटीज को जो वैल्यू देते थे वो आज भी मोर और लेस बने हुए हैं। 10 साल पहले तीसरे नंबर पे मीडिया थी, जो आज की तारीख में 7वें नंबर पे जा चुकी है। ये 10 साल का अंतर केवल भारत का नहीं है, ये ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन के आप किसी भी जो सेटल्ड डेमोक्रेसीज और अच्छे समाज जहां पे ये रिसर्च प्रॉपर होते रहे, अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ये मीडिया के लेवल के जो रैंकिंग है ये हर जगह पे नीचे घुट गई है, रसातल की ओर और धसी है नीचे। जुडिशियरी कई जगहों पे ऊपर आई है, वो भी दरअसल इस तरह की लोगों के अपने अपने मन के मुताबिक अगर परिणाम कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म में आए तो उसके कारण थोड़ा सा ऊपर गया है। तो ये संकट अजीब सा है जिसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। और उस टेक्नोलॉजी के योगदान में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को जिस तरीके से उस नैरेटिव को कंट्रोल करने के ऊपर मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, जिन सरोकारों को लेकर के ज्यादा प्राथमिकता के साथ में स्वयं को रखना चाहिए और इको चैम्बर्स को आपस में बात करने के लिए विवश करना चाहिए था, वो ना होने के बजाय मीडिया अपने व्यावसायिक अधिष्ठानों के तहत अलग अलग इको चैम्बर्स में चली गई है। और इस कारण से एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हुई है। अभी 15 अगस्त वाले इश्यू में एक बड़ा अजीब सा आंकड़ा हम लोगों के सामने आया। उसमें हम लोग एक सवाल पूछते हैं लगातार कि क्या आपको लगता है देश का लोकतंत्र खतरे में है? तो ये संख्या पहले बड़ी कम होती थी, इस बार बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गई ऑलमोस्ट 47-48% तक। और ये बड़ा उसके ऊपर डिबेट हुई, बहुत लिखा भी गया कि इतनी बड़ी तादाद में। मजे की बात है कि वो अंधे का हाथी वाला आंकड़ा था, हर कोई अपने अपने हिसाब से उस आंकड़े को बोल रहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये खतरे में है सारे तरीके से। सच्चाई ये है कि हमने उसकी डिटेल जो हमने क्रॉस टैब निकाला तो उसमें मजेदार बात ये थी कि उसमें आधे लोग सरकार विरोधी थे, आधे लोग सरकार समर्थक थे, जो ये कह रहे थे कि लोकतंत्र देश का खतरे में है।
और फिर हमने बाकी सवालों के साथ में उसका एक वेरिएंस निकाला कि देखने के लिए कि क्या उन्होंने जवाब दिए हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और सरकार विरोधी है, वो स्वाभाविक रूप से इस कारण से कह रहे हैं कि उन्हें सरकार पसंद नहीं है, मोदी पसंद नहीं है, वैचारिक रूप से उससे एलिनेटेड है उसके कारण। जो लोग सरकार का समर्थन कहते हुए कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, वो उन लोगों के कारण कह रहे हैं कि देखिए कोई भी अच्छी नीति आती है लोग प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने किसान कानून के ऊपर इतने समय से देश की राजधानी को रोक के रखा था, सीए एनआरसी बड़ा अच्छा है, लोग इसका देखिए विरोध कर रहे हैं। ये तमाम देश विरोधी ताकतें, भारत क्या टुकड़े टुकड़े गैंग लगा हुआ है, उनके कारण देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो देश का लोकतंत्र खतरे में है ये कहने वाले वैचारिक ध्रुव के ऊपर दो अलग अलग जो लोग बैठे हैं, दोनों कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खतरे में और अपने अपने कारणों से कह रहे हैं। आधे लोग कह रहे हैं देश की सरकार सत्यानाशी है, कुछ अच्छा नहीं कर रही, ठीक से नहीं कर रही है, आप बताइए इतना निरंकुश तरीके से सरकार चला रही है। बचे हुए लोग कह रहे हैं सब कुछ सत्यानाश हो रहा है क्योंकि देश की सरकार निरंकुश जिस तरीके से होना चाहिए वैसी नहीं हो रही है, जिस तरीके से निपटना चाहिए उस तरीके से नहीं निपट रही है। तो ये अपना अपना लोकतंत्र है। जो आजादी के बाद में बहुत एक लाइन बोली गई कि आजादी के हर किसी ने अपने अपने मायने निकाले। मुझे लगता है कि मीडिया की विश्वसनीयता के भी अपने अपने अलग अलग मायने निकले होंगे। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि रैंकिंग्स और तमाम उसकी बात भी होती है विश्वसनीयता के ऊपर। एक जब आप दुनिया में कोई भी स्टडी उठाएं और उसमें आम जनता से पूछा हुआ सवाल पूछा जाए, उसके ऊपर उसको जरूर आप गंभीरता से लें। लेकिन कुछ एक ग्लोबल रैंकिंग्स अक्सर ऐसी भी आती हैं जो जनता से पूछी हुई नहीं है, वो एक्सपर्ट्स तथाकथित जो है उनसे पूछी हुई लेके बनाई जाती हैं। उनके ऊपर मेरा जरूर रिजर्वेशन है। क्यों रिजर्वेशन? इसलिए है क्योंकि एक मुल्क में 8-10 लोगों के पैनल को, 8-10 एक्सपर्ट्स को उन्होंने अपने हिसाब से छांटा और वो एक्सपर्ट्स कौन है उनके नाम भी नहीं बताए जाते। तो अगर जब आपके पास में ऐसी रैंकिंग आए कि महिलाओं की स्थिति के मामले में अफगानिस्तान की महिलाएं, पाकिस्तान की महिलाएं, सूडान की महिलाएं और सऊदी अरेबिया की महिलाएं भारत की महिलाओं से ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा फ्री हैं, और उसी तरह से पत्रकारिता की रैंकिंग में भी अगर आपको लगे कि पाकिस्तान की पत्रकारिता, अफगानिस्तान की पत्रकारिता, जिम्बाब्वे, सूडान, तमाम मुल्कों की पत्रकार वहां के ज्यादा भारत से फ्री हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको उठा करके आप सही व्यवस्थित जगह पे आप फेंकिए। क्योंकि वहां के पत्रकार गलत नहीं कह रहे हैं, वो ऐसे मुल्कों में वो पत्रकार रह रहे हैं जहां पे वो अगर कुछ गलत बोलेंगे तो उनको गोली मार दी जाएगी और उनकी आइडेंटिटी लीक हो जाए। तो इसलिए वो पूरी तरह से अपनी प्राण रक्षा के लिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ की सरकारें बड़ी अच्छी हैं, बहुत आनंद है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है और अखबार भी फ्री हैं और महिलाएं भी सुरक्षित हैं, सब कुछ आनंददायक है। और लोकतांत्रिक देशों में हमारे यहाँ के अगर इतनी क्रिटिकल और इतने अच्छे से हम क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, तो हम इसलिए क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं क्योंकि शायद हम 10 साल, 50 साल, 100 साल के अपने खुद के इतिहास को देखते हुए पत्रकारिता हमारी कहां पहुंच गई, उस रिलेटिव कंजम्पशन में हम बोलते हैं। और वो हमारे यहाँ की जनता भी बोलती है, जो 10 साल पहले देश में तीसरे नंबर पे मीडिया को रखे थी, आज 6 या 7वें नंबर पे टुलका रही है। उसके अपने कारण है, क्योंकि वो 10 साल में जो स्खलन हुआ है उसको मापते हुए बोल रही है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे अफगानिस्तान के किसी एक्सपर्ट के साथ में जो अपनी प्राण रक्षा के लिए बोल रहा है कि देश का मीडिया हमारा बहुत खुला है और अफगानिस्तान का मीडिया भारत से ज्यादा प्रखर और बुलंद है, तो मुझे लगता है कि उस चीज को थोड़ा कोने कर दीजिए। जो सच्चाई है वो ये है कि आज पत्रकारिता अपने अपने तरीके से, जैसा राहुल जी ने बोला, 40 साल पहले भी इसके ऊपर बातचीत होती थी कि कितनी विश्वसनीयता है और आज भी हो रही है। जब तक ये सवाल पूछा जा रहा है कितनी विश्वसनीयता है, मेरा मानना है तब तक जो है पत्रकारिता सुरक्षित है और चलती रहेगी। जिस दिन ये सवाल पूछने बंद हो जाएंगे, जिस दिन उमंग मिश्रा इसके ऊपर कार्यक्रम करना बंद कर देंगे, जिस दिन आलोक जी इस पर नाराज होना बंद कर देंगे, उस दिन जो है मुझे लगता है लोकतंत्र खतरे में होगा। तो अभी राहुल साहब जी से ही मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी सारी चर्चा में बात निकल के आई, नकवी जी भी कह रहे थे कि अब चीजें बदल गई हैं, लोग मोबाइल के ऊपर जो कंजम्पशन हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लगातार जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे चीजें आ जा रही हैं और बहुत सारी चीजें उसमें गलत होती हैं, लोग उस पर यकीन करते हैं। जैसा कि अभी यशवंत जी की बात से निकल के आया कि लोगों ने दरअसल अपने चैम्बर्स बना लिए हैं, उस चैम्बर की बात को सही मानते हैं और उस चैम्बर के बाहर वाले को दुश्मन मानते हैं। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां जब आप आते हैं, जो अल्टरनेटिव मीडियम्स आ गए हैं डिजिटल क्रांति के बाद, जैसे तमाम यूट्यूब चैनल्स आप देखेंगे,
तो अब कोई जर्नलिस्ट अगर यूट्यूब चैनल चला रहा है तो उसकी तो ट्रेनिंग हुई है उस तरीके से, उसे पता है मर्यादाएं क्या है, उसे पता है बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है, उसका बात अलग है। लेकिन वो फिर जैसा विनोद दुआ ने एक बार बोला था कि बंदर के हाथ में अस्तूरा वाली स्थिति हो जा रही है कई बार, और वो बाकायदा लोगों तक पहुंच रहा है और उसको बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं यूट्यूब पे और तमाम चैनलों पर। आप ट्विटर को भी आप देखें तो ट्विटर भी एक तरीके की पत्रकारिता ही का माध्यम हो गया। अगर आप देखेंगे सब इंटीग्रेटेड है, मेन स्ट्रीम मीडिया का व्यक्ति भी जो खबर करेगा वो जाके सोशल मीडिया पे डालेगा और वहां से उसके वायरल होने पे उसे लगेगा कि हमारी खबर ज्यादा पॉपुलर हो रही है। और यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे आ गए, बहुत सारे लड़के हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में, और जहाँ की माहौल विभाजनकारी अच्छा खासा बना हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो नए माध्यम आए हैं या जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो पत्रकारिता अपने बाउंड्रीज के बाहर चली गई है, बाउंड्रीज के भीतर, सीमाओं के भीतर तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब वो सीमा के बाहर चली गई है और उसका फैलाव भी बहुत ज्यादा है और वो आम जन मानस को प्रभावित भी कर रही है, और वही आम जन मानस इसीलिए नाराज भी है, वो इको चैम्बर से बाहर नहीं जाने को तैयार है। जैसा भी यशवंत जी ने बताया या नकवी ने जो बताया, वो चैम्बर्स बनते कैसे हैं, वो ऐसे ही एक स्पेसिफिक ग्रुप्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, यूट्यूब चैनल्स, उनको देख के बनाए जाते हैं, फिर वो उसी दुनिया में रहना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आखिर इसका सामना किया कैसे जाए। अब अगर आप खुद देखते होंगे, ट्विटर पे ही देखते होंगे, अगर आप कई बार आप बहुत जेन्युइन बात भी बोलिए तो लोग, वो चैम्बर के लोग आके अपशब्द करने चले आते हैं। तो ऐसी अजीब सी परिस्थिति टेक्नोलॉजी का, जिसमें सोशल मीडिया है, जिसमें नए मीडियम्स हैं और जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि कहाँ से क्या प्रसारित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या अल्टरनेटिव मीडिया का भी जर्नलिज्म है, तो एक विश्वसनीय माध्यम और अविश्वसनीय माध्यम, इसके बीच अंतर आम जनता कैसे करे, इसका आखिर समाधान क्या है राहुल सर? देखिए, समाधान तो बताना बहुत कठिन है क्योंकि इतनी जटिल परिस्थिति है, और हमारे सभी तीनों मित्रों को सुनकर किसी को भी अंदाज हो गया होगा कि कितने अलग अलग तरह के तत्व इस समय काम कर रहे हैं और कितनी उलझी हुई स्थिति है। कोई आसान उपाय या समाधान और उत्तर भी नहीं है। एक अंतर जो बहुत बड़ा आया है वो ये कि पहले समाज उतना बटा हुआ नहीं था जितना आज है, और आज समाज बटा है तो यह भी एक इसके दबाव में मीडिया भी बंट रहा है। एक तो ये भी है, वो इको चैम्बर वाली जो बात है वो यहाँ पे हम देखते हैं। पहले एक जिसे हम न्यूट्रल ग्राउंड कहेंगे वो हुआ करता था, एक नागरिकों का, पाठकों या दर्शकों का, दर्शक तो मतलब शुरुआत में तो पाठक ही थे, एक ऐसा वर्ग था जो किसी विचारधारा का उस तरह से कैदी नहीं था, एक दृष्टि का, एक ही आख्यान का कैदी नहीं था जैसे आज हम लोगों को पाते हैं। और उसमें फिर वो असहमति यानी शत्रुता हो गई है। और यह चीज कुछ तो बिल्कुल बाकायदा योजना बनाकर मीडिया में बढ़ाई गई है, क्योंकि इस बंटवारे से मीडिया का भी लाभ हुआ है। वो चाहे छोटा मीडिया हो, सामाजिक मीडिया हो जिसका वो असामाजिक हो गया है काफी हद तक, या वो बड़ा मीडिया हो वो भी, क्योंकि जब बंटवारा बिल्कुल दो फाड़ है बीच से, तो आपको मालूम है कि आपका जो अपना एक पाठक या दर्शक वर्ग है वो ये देखना और सुनना चाहता है, और आप जितना उसको ये वो दिखाएंगे उतना वो प्रसन्न, खुश होता है। और अगर वो खुश हो रहा है आपको दर्शक, तो फिर आपके पास आई बॉल्स आ रही हैं तो विज्ञापन आ रहे हैं। और उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि पहले सरकारी विज्ञापन और सरकारी मदद पर निर्भरता उतनी गहरी नहीं थी, और सरकारों को भी अपनी इस ताकत का दुरुपयोग करने में थोड़ा संकोच भी होता था, इतना व्यापक नहीं था। अभी तो बिल्कुल खुला खेल है। आप सरकार समर्थक है तो आपको पैसा भी मिलेगा, आपको विज्ञापन भी मिलेंगे, और आपको हर तरह की आपको संरक्षण भी मिलेगा। आप कोई अपराध भी कर लें, कोई एंकर आपका, हम उदाहरण देख चुके हैं, वो अगर उसको जेल भी जाना पड़ जाए तो, लेकिन जो दूसरी सरकार होगी वो आपके संरक्षण में खड़ी हो जाती है, वो पार्टी आपके संरक्षण में और आपकी सुरक्षा में और आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। और यही स्थिति दूसरी तरफ भी है। तो ये जो समाज जो बट गया है, तो उसका फायदा सब अलग अलग लोग अपनी अपनी दृष्टियों से, अपने तरीकों से अपना रहे हैं। आपने कहा कि सोशल मीडिया की बात करते हुए, यूट्यूब आदि की बात करते हुए, कि एक ऐसे लोग हैं, पत्रकार रहे हैं, जो अब भी पत्रकार हैं, जिनकी पत्रकारिता में बाकायदा उनका प्रशिक्षण हुआ है,
इसलिए वो कुछ ठीक ठाक पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन आप और हम जानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लगभग पूरा जीवन 20, 30, 40 साल व्यावसायिक मुख्यधारा की पत्रकारिता में गुजारे हैं, उनका प्रशिक्षण हुआ है, उन्होंने लोगों को प्रशिक्षित किया है, जो एक समय ठीक ठाक पत्रकार रहे हैं, लेकिन आज वो भी शुद्ध खेमेबाज पत्रकार हो गए हैं। वो या तो पत्रकार तो नहीं रहे, या तो वो पक्षकार हैं, और कई अब पैरवीकार हैं, एकदम बेशर्म तरीके से, और इसमें उनको फायदा हो रहा है। तो आप इस या उस किसी भी खेमे को के साथ खड़े हो जाइए, आपको अपने समर्थक मिल जाएंगे, फिर आपको फिर दूसरे के खेमे की ज्यादा चिंता करने की, अपनी विश्वसनीयता की चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि आप अपने खेमे में तो आप परम विश्वसनीय हैं, परम आदरणीय हैं और परम लोकप्रिय हैं। ये एक नई स्थिति है, और इसके तकनीकी पक्ष हैं। अब वो जो तकनीक आ गई, अब यूट्यूब आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, और नए दूसरे मंच आ गए हैं, तो ये तो जाने वाले नहीं है, ये हटेंगे तो कोई और आ जाएगा। लेकिन ये जो समाज के स्तर पर एक बुनियादी विभाजन हुआ है, जो लगातार फैल रहा है, चौड़ा हो रही है खाई जो, और उसको करने में मुख्य मीडिया भी, मुख्यधारा का मीडिया भी, और ये तथाकथित वैकल्पिक मीडिया भी उसको बढ़ा रहा है, और उसको संरक्षण मिल रहा है इन विभाजक इस मीडिया को सरकारों का, केवल एक सरकार का ही नहीं, अलग अलग अपने अपने प्रदेशों में अपनी अपनी सरकारों का समर्थन, संरक्षण और पैसा मिल रहा है। तो इससे कैसे निपटा जाए मैं नहीं जानता। अभी अब हेट स्पीच पर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत सख्त बातें कही हैं, ऐसी बातें कही हैं जो अब तक शायद नहीं कही गई थी इतनी खुल के। तो उन्होंने एक साफ साफ कह दिया कि भाई हेट पेज, घृणा का धंधा बड़ा मुनाफे का धंधा है, ये अब उनकी समझ में आ गया है। तो उन्होंने एंकरों को दोषी बना दिया, उन्होंने और सोशल मीडिया के लोगों को दोषी बना दिया, लेकिन साफ साफ मालिकों को दोषी बनाने से वो भी बच गए। अंत में मीडिया, बड़ा मीडिया जो है, उसमें अंतिम ताकत किसकी होती है? संपादक की नहीं होती, चैनल हेड की नहीं होती, वो तो मालिक की होती है, मैनेजमेंट की होती है। तो उस पर उतनी तक टिप्पणी नहीं हुई है। और ये बिजनेस मॉडल शुरू में ही, जैसे आलोक ने भी बताया, आपने शुरुआत उससे की उनसे, तो बिजनेस, यही बिजनेस मॉडल है, बांटो और कमाओ, आग लगाओ और कमाओ। ये तो सबको समझ में आ गया नई अर्थव्यवस्था मीडिया की। तो अब इससे कैसे निकले मैं नहीं जानता। एकमात्र जो उपाय लगता है, जो जिस एक शक्ति के पास अधिकार है, ताकत है, और वो लगभग जिसे हम कह लें कि उसको, उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत सरकार भी नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं, एक सीमा से आगे वो नहीं जा सकते। हेट स्पीच के लिए अभी विधि आयोग ने 2017 में एक पूरी बाकायदा रिपोर्ट बना के दी थी। वो रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। उन्होंने 2 नए कानून, या पहले से बने हुए धाराओं में 2 नई उपधाराएं जोड़ने की सिफारिश की है, धारा 153 सी जोड़ने की और 505 बी जोड़ने की। अब इनको 2017 से ये रिपोर्ट है, ये किया नहीं गया, सरकार ने इसको नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट भी अब एक तरह से अपने मर्म को, अपनी मार्मिक, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो तभी फैसला कर सकता है जब उसके पास सामने उस तरह को कोई केस हो। तो इसको बदलने के लिए कानूनों में बदलाव की जरूरत है। नए कानून हमें चाहिए। नए कानून कौन बनाएगा? सरकार और संसद, या विधानसभाएं और उनकी सरकारें। तो क्या वो ये सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और उनसे बनी हुई सरकारें उस चीज, अपनी उस स्वतंत्रता और उस ताकत को खुद ही प्रतिबंधित करेंगी और नियंत्रित करने के लिए तैयार होंगी जिससे उनको लाभ हो रहा है? तो ये एक बिल्कुल बहुत जटिल परिस्थिति में, हम विषम चक्र में फंस गए। जनता, अंतिम ताकत जनता की होती है। जनता का मतलब है जनता की भावनाओं और विचारों का दबाव। वो दबाव अगर बनेगा, जनता को जरूरत महसूस होगी, सभी लोगों को, कि एक हमें ये मीडिया हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है, ये नुकसान, देश का नुकसान हो रहा है, हमें एक बेहतर मीडिया चाहिए, जैसे आलोक ने कहा, तो उसके लिए वो कुछ करने को तैयार होगी। ऐसा नहीं कि कोई विकल्प भी बचे नहीं है, अच्छा मीडिया नहीं बचा है, अच्छे सोशल मीडिया पर भी लोग नहीं है, हैंडल नहीं है, चैनल नहीं है, लेकिन
कि पूरा संसार इतना मनोरंजन मुखी, इतना थ्रिल ओरिएंटेड हो गया है कि जो थ्रिल, घृणा में जो थ्रिल है, जो ऊर्जा है, जो मजा है, वो बहुत अच्छी, धीर गंभीर, संतुलित बातों में नहीं है। पूरे यूरोप में इस समय दक्षिणपंथी पार्टियां सत्ता में आ रही है, केवल यही का प्रश्न नहीं है। जी जी, इटली में आने वाली है, बता रहे दक्षिणपंथी पार्टी ही आने वाली है सत्ता में। तो इटली में यही हो रहा है, फ्रांस में ये हो रहा है, आप दूसरे यूरोपीय देशों को देखिए, आप स्कैंडिनेविया में भी हो रहा है, स्कैंडिनेवियन देशों में। अमेरिका का हाल यही कहने जा रहा था कि स्कैंडिनेवियन में तो जहां पे आप कह सकते हैं कि लिबरलिज्म के मानक तय किए जाते थे सारे, और रैंकिंग्स भी ज्यादातर जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उमंग, वो स्कैंडिनेवियन मुल्कों में है, जिनके जहां स्थापित किए गए। ये उन समाजों में हो रहा है जो संपन्न समाज हैं, जो सुशिक्षित समाज हैं, और जिनमें एक राजनीतिक उदारवाद की एक लंबी परंपरा है, उनका गर्व रहा है। आज वो समाज भी बदल रहे हैं। अब हम उसके विस्तार में भी नहीं जा सकते, लेकिन वो यहाँ भी हो रहा है। तो तकनीक ने भी एक तरह से इन घृणा का वैश्वीकरण किया है और लगातार कर रही है उसको। वैश्विक एक स्थानीय घृणा से पैदा हुई कोई घटना, कोई हत्या, कुछ हो जाता है, छोटा दंगा हो या बड़ा दंगा हो, वो वैश्विक हो जाएगा। उस हर स्थानीय छोटी घटना में भी वैश्विक बन जाने की पूरी संभावना इस नई तकनीक ने हमारे सामने रख दी। जैसा गे ने लिखा था शेखर एक जीवनी में कि घृणा में शक्ति है, प्यार में वो नहीं है। तो उसको इस संदर्भ में देखे तो बहुत कायदे से कैश कराया है, खासकर सोशल मीडिया पे और नए मीडिया में। अब इसमें आलोक जी आपसे पूछेंगे हम फिर से उसी आर्थिक पहलू पर थोड़ा देखेंगे। अगर आप देखिए, खाली इंडिया की बात नहीं, बाहर की में आप देखेंगे, अगर मॉडल है, जैसा कि कह रहे पहले भी यही मॉडल था, पहले भी यही सवाल उठते थे, आज भी उठ रहे, बात ठीक है। लेकिन अगर हमारा मीडिया का एडवर्टाइजिंग मॉडल मार्केट ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि अब कोई राष्ट्रीय आंदोलन होने नहीं जा रहा है कि महात्मा गांधी निकालेंगे अखबार, तो अगर हमारा मीडिया को सरवाइव करना है तो उसे इसी माहौल में, इसी इकोनॉमी में सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। अब जो प्रेजेंट मॉडल अगर आप देखें, जैसा कि भी चर्चा में सामने आ रहा था कि मार्केट है, मार्केट एडवर्टाइजिंग है और बाकी सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, मार्केट एडवर्टाइजिंग है। तो अगर अब यूट्यूब, अभी जो कोविड आया था, तो आप देखेंगे कि अमेरिका का, मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि अमेरिका में 40% से ऊपर का था इस डाटा था कि उतने परसेंट जर्नलिस्ट जो पत्रकार थे, उनकी या तो सैलरी कम की गई, फर्लो की गई, जॉब से चले गए, हटा दिए गए, या खुद इनको छोड़ दिया। ये हाल अमेरिका जैसे देश का है। तो अब खासकर कोविड वाले पीरियड में इकोनॉमी, पूरी दुनिया में असर आया। जब इकोनॉमी पे असर आएगा तो जो एडवर्टाइजिंग है वो स्वाभाविक तौर पे उस पर असर आएगा, यानी एक मार्केट एडवर्टाइजिंग का नुकसान हुआ मीडिया को, संस्थानों को। और अगर ऐसी स्थिति है, और जहां तक आप राहुल जी बता रहे थे गवर्नमेंट रेवेन्यू कहीं का भी हो, तो क्या सरकार की सदा सहायता के ऊपर पत्रकारिता रह गई है कि भाई अगर सरकार लोकतांत्रिक है तो वो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या पत्रकारिता कर रहा है, तो वो करने देगी, और उसके बाद पता चला कि कुछ ट्रंप जैसा कोई आ गया तो वो उल्टा बातें करना शुरू कर देगा। तो फिर ऐसे में क्या भविष्य है कि जो दोनों स्रोत हैं, दोनों ऐसे हैं जो संकट में आ सकते हैं। एक आ सकता है अर्थव्यवस्था कारण, और दूसरा आ सकता है सरकारें बदलने का। जैसा कभी राहुल जी बता रहे थे, तमाम देशों में सरकारें चेंज हो रही हैं और वो अलग विचारों पे, पहले की तुलना में लिबरल सरकारें नहीं है। और एक ये भी मान्यता है कि जो सरकारें आती हैं, एक्सट्रीम राइट विंग की सरकारें जो आती हैं, जैसा कि इटली में आने वाली है या अन्य देशों में आने वाली, वो कहीं ना कहीं बहुत पसंद नहीं करती है इस स्वतंत्रता को। तो आखिर अल्टरनेटिव मॉडल बनेगा क्या, कैसे बनाया जाए, आपको क्या लगता है इसमें? क्योंकि ये सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन एक बात जो आपने कही कि एक्सट्रीम राइट या दक्षिणपंथी विचारधारा, तो वो सिर्फ दक्षिणपंथ का सवाल नहीं है। वामपंथी विचारधारा भी जब सरकार में आती है, और अपने एक्सट्रीम वामपंथी जिसको कहते हैं, तो वो इनसे ज्यादा खतरनाक, खूंखार रही हैं। हमने तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि वहां तो मीडिया नाम की चीज होती ही नहीं है। सरकारी मीडिया की इज्जत तो वामपंथी शासनों में ही हुई है। दक्षिणपंथी तो अपेक्षाकृत कहें तो बहुत उदार रहे कि ठीक है भाई, अपना अपना चलाओ। वहां तो कोई प्राइवेट मीडिया होता नहीं था, और यहाँ तक कि वो अपने देश में छोड़ दीजिए, दूसरे देशों में भी जाकर प्रचार करते थे। भारत में सोवियत संघ का लिटरेचर कितना लगभग मुफ्त में मिलता था,
एक से एक शानदार चमकदार कागज पे छपी हुई चीजें यहाँ मिलती थी। लोग, बहुत सारे लोग इसीलिए खरीदते थे कि ये बहुत कम पैसे में ये मैगजीन आ जाती है, इसको ले लीजिए, और इससे जिल्द बहुत अच्छी चढ़ती है क्योंकि कागज बहुत बढ़िया मोटा और चमकदार होता है। वो अपना प्रचार कर रहे होते थे। तो ये दक्षिण पंथ और वाम पंथ का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि सरकार के हाथ में जब हथियार चला जाता है तो उसका कैसे इस्तेमाल करती है। तो जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के जिक्र इसलिए नहीं कर रहा था मैं कि राष्ट्रीय आंदोलन आएगा और तब मीडिया चलेगा। मीडिया हमेशा समाज के अंदर कोई अंतर्धारा चल रही होती है जिसके वाहक के तौर पे या जिसके दिशा निर्देशक तत्व के तौर पे पत्रकारिता की एक भूमिका देखी जाती थी। अब दिक्कत क्या है, जो अभी राहुल जी ने कहा कि नफरत फैलाओ और आग लगाओ और कमाई करो, ये सिद्धांत और ये सिद्धांत सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा है। हमको डिजिटल मीडिया पे ये हिदायत तमाम लोगों ने दी, हमारे मित्रों ने, कि देखिए यहाँ आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, यहाँ तो आप इस पार या उस पार बिल्कुल पक्का विचार एक तरफ का रखिए और देखिए आपको कितने फॉलोअर मिलते हैं, कितने रीट्वीट होते हैं, कितना आपका वायरल होगा वीडियो। तो ये खतरा बहुत बड़ा यहाँ भी है। लेकिन सरकार की सदाशयता थी कि उस सरकार ने कहा ठीक है ये अखबार अपने खर्चे नहीं चला पा रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत इसकी मदद कर दें। लेकिन इस वक्त की सरकारें जो हैं उनमें से किसी एक सरकार ने ये उसको नजर आया कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपना खर्चा अखबार पर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, हम मीडिया का बजट अपना इतना ज्यादा बढ़ा दें कि इनको बाकी बाजार के किसी विज्ञापन की आवश्यकता न रह जाए। ये जो संबंध है पत्रकारिता के अंदर पैसे का, ये है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज उम्मीद करता है आदमी कि जो आदमी अखबार चला रहा है उसमें, और जो आदमी होटल चला रहा है, जो आदमी साबुन की फैक्ट्री चला रहा है, उसमें इन दोनों के अंदर एक कोई मेटल का फर्क होता है, इनके अंदर एक फर्क किस्म का की धातु होती है जिससे बने होते हैं। कहते हैं वो एक अलग मिट्टी का बना हुआ है। अगर ये दोनों लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हो जाएंगे तो फिर संकट होगा, और उस संकट में ये परिस्थिति आएगी। लेकिन मुझे लगता है एक तरह से हम एक बहुत शानदार वक्त में आ गए हैं जब बड़े भारी पैमाने पर लोकतांत्रिकरण भी हो रहा है इस काम का। इसमें अब आप बहुत चीजों के मोहताज नहीं हैं। हालांकि नकवी साहब सही कहे, वो कह रहे हैं कि एक डिजिटल जर्नलिज्म को भी वो पारंपरिक मीडियम मानते हैं मेनस्ट्रीम की तरह का, लेकिन जितने कम संसाधनों में आपका काम खड़ा हो जाएगा, आपके ऊपर मजबूरियां उतनी कम आएंगी। ये मैं सिर्फ डिजिटल की बात जब कर रहा हूं तो इतने के लिए कह रहा हूं कि अगर यहाँ भी जो आदमी कहने लगा नहीं भाई मैं यहाँ भी एक बड़ा भारी करोड़ों का स्टूडियो बनाऊंगा, बहुत सारे कैमरे लगाऊंगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं करूंगा, तो फिर उसके ऊपर भी ये दबाव आएगा कि ये खर्चा लगातार कहाँ से लाए। तो आपकी आवश्यकताएं जितनी कम होंगी उतनी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, तनी रहेगी। ये तथ्य जैसे जीवन के किसी भी और पहलू पर लागू होता है, ऐसे ही पत्रकारिता करने पर भी लागू होता है। हमने वो वक्त देखा है, और मैं, नकवी साहब हमारे बॉस रहे हैं, राहुल जी मेरे बॉस रहे हैं, हमने वो दौर देखा है जब हम एक छोटी सी नौकरी से हमने पत्रकारिता शुरू की, और उस वक्त मुझे नहीं लगता, जब मैंने काम शुरू किया मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत पैसा कभी कमाऊंगा। लेकिन इसी काम में आगे बढ़ते बढ़ते एक वक्त, जो आर्थिक उदारीकरण का जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, उस उदारीकरण का नतीजा है कि अचानक एक तरह का विस्फोट हुआ। अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में नौकरियों, तनख्वाहें इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि वो कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो वो पैसा आया हमारे पास, उसके साथ बहुत सारे लोगों के अंदर और पैसा कमाने की आकांक्षा जाग उठी। उनमें से कुछ लोग आज चैनलों के मालिक बने हुए हैं, और जो मालिक बने हैं उनके बारे में मैं कह सकता हूँ। यहाँ मेरे एक मित्र व्यापार चलाते हैं बड़ा, उन्होंने बताया कि साहब वो आए थे और अपना चैनल खोल रहे हैं, हमने भी 5 करोड़ रुपया दिया है। तो मैंने कहा आपने 5 करोड़ रुपया दे दिया? बोले हाँ आए थे, कहा था अपना काम शुरू कर रहा हूँ, कुछ मदद कीजिए। तो फिर उनके एक सहयोगी से मैंने पूछा भाई ये मदद ऐसे ही मैं भी करूं? इनको फोन की मैं आ रहा हूं, अपना चैनल शुरू करूंगा। बोले नहीं आप करेंगे, थोड़ा बहुत मदद आपकी भी करेंगे, आप तो इनके मित्र हैं। लेकिन कहीं से फोन आया था दिल्ली से कि आपके पास मदद के लिए आने वाले हैं, तो देख लीजिएगा। तो अब उसके बाद वो गुंजाइश नहीं थी, ये मदद जो है करनी ही थी। ये मदद वैसी नहीं थी कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, आपको पहले बता दिया गया था कि वो मदद के लिए आएंगे और उस समय आपको उनकी मदद करनी है। वो पहला चैनल था भारत का जिस समय लॉन्च हुआ है तो पूरे देश में विज्ञापन लगाए थे, होर्डिंग लगाई थी, और उसमें लिखा हुआ था फाउंडिंग स्पॉन्सर्स।
फाउंडिंग टीम होती है, फाउंडिंग संपादक होते हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फाउंडिंग विज्ञापनदाता मैंने जीवन में पहली बार देखा था। लेकिन ये चमत्कार हुआ है, और इस चमत्कार के पीछे जो ताकतें काम कर रही थी, वो ताकतें आज भी उसी शिद्दत से काम कर रही हैं। वो ये कोशिश लगातार करती रहेंगी कि वो इस कारोबार को बहुत आकर्षक बना दें, यहाँ लोगों को बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें मिलें, बड़े बड़े विज्ञापन मिलें, चैनल मोटे खर्चे करें, और क्योंकि ऐसा करने वाले लोग उन पर निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर आपको पत्रकारिता करनी है, आपको अच्छी पत्रकारिता का माध्यम चाहिए, आपको चाहिए कि लोग आपको वो सच बताएं जो आपको देखना है, तो फिर आपको दर्शक के तौर पे उन लोगों की, या पाठक के तौर पे उन लोगों की तरफ देखना होगा जो ऐसा काम कम खर्चे में कर रहे हैं, जिनके खर्च कम है। और अगर आप पत्रकार हैं तो आपको ये रास्ता साफ दिख रहा है सामने। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का काल नहीं है, ये दरअसल उत्सव का काल है। आपको टेक्नोलॉजी ने विकल्प ज्यादा होने को, उस परेशानी के आपको एक बड़ा भारी रास्ता भी दिया है। जी जी जी। लेकिन विकल्प ज्यादा हुए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, 100% सही है। आसान हो गए हैं, कम खर्च के, लेकिन वो अनरेगुलेटेड मीडियम भी है, ये भी मानना पड़ेगा। उसमें हर कोई बहुत जिम्मेदार पत्रकारिता करे, इस बात की हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। एक ये समस्या है उस ये सुनिश्चित तो हमको आपको करना है ना, देखने वाले को तय करना है कि वो क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा। अगर देखने वाला वही देखेगा जो गैर जिम्मेदार काम कर रहा है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, और अगर देखने वाला जिम्मेदार लोगों को देखेगा तो उनको बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी समस्या नए मीडियम में गैर जिम्मेदार लोगों की नहीं है। आज की जो भी हमारी बातचीत है, और उसमें दरअसल मूल समस्या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनके कारण है। तो समस्या जो है वो संस्थागत भी है, वैयक्तिक भी है, और उस लिहाज से है। मुझे लगता है कि आलोक जी जो इशारा कर रहे हैं उसमें ये बात भी निहित है कि इस नए एंट्री बैरियर के हटने से, सोशल मीडिया के कारण या नई टेक्नोलॉजी से, बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं जो पहले नहीं मिल सकते थे। संभावनाएं जिनकी नहीं थी, क्योंकि एंट्री बैरियर इतना ज्यादा था कि उस लेवल पे वो ना अपना संसाधन कर सकते थे, ना अपने को सस्टेन कर सकते थे। आज न केवल संसाधनों का एंट्री बैरियर कम हुआ है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी का भी फैक्टर कहीं ना कहीं ऐड हुआ है लोगों की पत्रकारिता के लिए। केवल ये है कि पूरे समाज में केवल एक ये जो, या तो आप हमारे जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की लाइन थी ना, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, ये लाइन ने बड़ा सत्यानाश किया हुआ है पूरे उसमें। जो कुछ भी हमारे साथ में नहीं है वो हमारे विरोध में है। और ये केवल कोई राइट और लेफ्ट का, मतलब कोई ऐसा नहीं कि दक्षिणपंथी विचारधारा के कारण जो अक्सर ही आजकल फायरिंग लाइन में आती, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जैसा कि राहुल जी ने बोला पूरी दुनिया में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, तो एक स्वाभाविक सी वो डिबेट पड़ रही है। बराक ओबामा जी ने जो है बहुत ही दुखी होकर ये बात बोली थी कि लिबरल्स आर बेसिकली सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड की तरह काम कर रहे हैं, कि आप अगर हमारे हिसाब के बराबर लिबरल नहीं है तो आप लिबरल नहीं है। तो एक तरह से लेफ्ट ऑफ सेंटर ने जो एक बड़ा एक सेंट्रिस्ट जिसे कह सकते हैं विचार वाला एक समाज था, उसको राइट ऑफ सेंटर की ओर कहते हुए ये पुश किया है कि आप लिबरल नहीं है, पर्याप्त लिबरल नहीं है। ये पूरी दुनिया में डिबेट चली हो, ये केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुर्भाग्य केवल ये है कि इस चीज का तोड़, इसका उपाय आज की तारीख में थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा है। संवाद करने की क्षमता खत्म हो गई है, और एक अच्छा क्या कहे, सिविलिटी के अंदर एक सभ्य संवाद हो सके, वो सभ्यता का दायरा बड़ा कम हो गया है आजकल। उसकी गुंजाइश नहीं रह गई है। ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है नई टेक्नोलॉजी के कारण, उसकी तोड़ हम नहीं निकाल सकते। जी जी, मैं नकवी सर से एक सवाल और जानना चाहता हूँ, इस नजर से भी देखना चाहता हूँ कि जैसे कि एक रिपोर्ट आती है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाली, तो उसमें अगर आप देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, खासतौर से वो जो ह्यूमन इंडेक्स में भी सबसे आगे रहने वाले कंट्री हैं, और आर्थिक रूप से तो है ही है, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब टॉप पे रहते हैं। और एशियाई कंट्री जो है, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे, हम अफगानिस्तान की तो बात ही नहीं करेंगे जहां तालिबान आ गया है, जो लोकतांत्रिक विकासशील देश है, वहां पे भी उनकी रैंकिंग बहुत लो आती है। तो आखिर इस आर्थिक समृद्धि का और इस मीडिया के जो स्वतंत्रता या
उसकी जो परिस्थितियां, उनमें सीधा संपर्क किस तरीके से बन जाता है? अगर उस रिपोर्ट की आप रैंकिंग देखें तो ऐसा लगता है। ये किताब है व्हाई नेशंस फेल, और उन्होंने उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है। थ्योरी ये दी है कि जहाँ पर ऐसी संस्थाएं होंगी जो रिस्ट्रिक्टिव होंगी, रिस्ट्रिक्टिव यानी कि वो एक्सप्लॉइट करती होंगी लोगों को, तो वहाँ पर गरीबी ही रहेगी, वहाँ पर कभी भी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर वो जो एक्सप्लॉइटिव फोर्सेस होती हैं उनका अपना एक काकस बन जाता है। उस काकस में सर्टेन लोगों को तो अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के, कमाने के, और बाकी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो केवल सेवक होते हैं, उनको सिर्फ नौकरी मिलती है, वो ज़्यादा उनका जो टैलेंट है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया, कि क्योंकि बहुत सी थ्योरीज थी कि एक थ्योरी ये थी कि भूगोल के कारण ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैक्सिको है और ये अमेरिका है, दोनों का भूगोल एक ही है, तो मैक्सिको में अपराध ज़्यादा है, मैक्सिको में ये इस तरह की आर्थिक परेशानी है, अमेरिका में क्यों नहीं है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है इस तरह के रिस्ट्रिक्टिव जब जो इंस्टीट्यूट हैं, जब हम ऐसे जो हमारे लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस हैं वो जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक जो है वो स्वायत्त नहीं होंगे, जब तक वो एक दूसरे पर चेक और बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक समाज में जो है वो उसका आर्थिक विकास उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो ये एक पहली कंडीशन है। और दूसरी बात मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा हम अगर फोकस हो जाए, जैसे केवल आर्थिक कारण नहीं है मीडिया की जो तथाकथित जो समस्या है, और क्योंकि आज देखिए कि जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, बड़ी मीडिया कंपनियां हैं, उन सब में ये लिस्टेड है, उनमें बहुत सारी, और उनका सालाना का प्रॉफिट कई सौ करोड़ में होता है। तो इसलिए वो पैसे कमा रहे हैं, और उस कई सौ करोड़ की जो उनकी आमदनी है उसमें सरकार के विज्ञापनों का उतना बहुत रेशियो नहीं है एक। लेकिन क्या समस्या है, आज की जो एक समस्या है कि कोई भी मीडिया मालिक जो सत्ता में राजनेता है उसको नाखुश नहीं रख सकता। नाखुश क्यों नहीं रख सकता भाई? इसलिए सिंपल बात है कि जब चुनाव आएंगे उनके तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, ऑडियंस शो होते हैं, उसमें आपने बहुत से लोगों को नाखुश कर दिया, वो आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे, कार्यक्रम फेल हो जाएगा। आपको अमुक व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं मिलेगा क्योंकि अमुक व्यक्ति जो आपसे नाराज है, आपको लोगों के इंटरव्यू चाहिए। और ये मैंने देखा है, मैं जब आज तक में था मुझे मालूम है, उस समय हमारे यहाँ पहले फिल्मों की समीक्षाएं होती थी, अचानक से फिल्मों की समीक्षाएं बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? उसका इंटरेस्टिंग कारण है, क्योंकि जितने लोग जो फिल्में बन रही थी उनके प्रोड्यूसर चैनलों से संपर्क करने लगे कि हम अपनी फिल्म आपके यहाँ प्रमोट करेंगे, हमारे हीरो हमारे हीरोइन आपके यहाँ आएंगे, बोलेंगे, और तो जाहिर सी बात है जब हीरो हीरोइन आपके आ रहे हैं और उनसे आपको व्यूअरशिप मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, अब आप उनकी फिल्म की आलोचना कैसे करोगे? तो धीरे धीरे जो फिल्मों की समीक्षा, बहुत बिल्कुल जिसका कोई राजनीति आदमी से लेना देना नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पर चैनलों को फिल्म स्टार चाहिए, उनके स्टूडियो में बड़े बड़े फिल्म स्टार चाहिए, तो उनमें से किसकी आप आलोचना करोगे कि इनकी फिल्म बकवास है, खराब है, वो आगे से नहीं आएंगे। अखबारों के साथ ये समस्या नहीं है, अखबार अपना अभी भी समीक्षा कर रहे हैं, पर कोई टीवी चैनल क्या फिल्मों की समीक्षा करना नहीं करता है। हालांकि अब वो दौर फिल्म प्रमोशन का उस तरह से अब रहा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक बात है। तो ये एक चीज़ जो है हमारे मीडिया के साथ, वो चीज़ है, उसको हमें देखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, जैसे डिजिटल आप कह रहे हैं कि हाँ इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप उमंग जी देखिए कि यह आपने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया और ये शो कर रहे हैं, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, किसका कितना पैसा खर्च हुआ? हम लोग की इंटरनेट बैंडविड्थ खर्च हुई है, बाकी स्ट्रीम यार्ड का आपके पास जो सब्सक्रिप्शन होगा वो खर्च हुआ है, बाकी कुछ नहीं, ना सैटेलाइट की जरूरत है ना ओबी की जरूरत है। जबकि जब हम लोग टीवी में आए थे तो ट्रक नुमा ओबी होती थी, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए में अब बनती थी, अब वो सब कुछ है नहीं। तो इसलिए वो सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जैसे डिजिटल है, इसको ये आप कह दें, अभी आलोक जिसने कहा कि उत्सव है, मैं नहीं मानता है उत्सव है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि डिजिटल में जो आपका कंटेंट देने वाला आदमी जो सोशल मीडिया है, वो मेरे फीड में
आपके कंटेंट को देगा या नहीं देगा, ये उसके एल्गोरिथम पे निर्भर है। ये मैं उसको किसी भी प्रकार कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अपना कंटेंट बना सकता हूँ, सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता हूँ। अब वो इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितने लोग को करता है, वो जाने। तो ये एक प्रकार का जो है, और इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसकी जो है बहुत सारी खबरें हैं, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो मीडिया की पूरी एक समस्या है, वो उसमें इथिक्स की काफ़ी समस्या है। मैं आपसे छोटी बात कहूँगा कि अब कितने न्यूज़ रूम हैं ऐसे, कितने न्यूज़ रूम हैं जहाँ पर अगर हिंदी का अखबार है तो डिक्शनरी रखी हुई है। नहीं पाएंगे आप। वो डिक्शनरी क्यों गायब हो गई? क्योंकि अनुशासन खत्म हो गया पत्रकारिता का। ठीक है, पत्रकारों को, किसी पत्रकार से पूछ लीजिए भैया मीडिया एथिक्स क्या है, उसको इथिक्स का सवाल किसी भी मीडिया समूह के न्यूज़ रूम में नहीं है, नहीं पूछा जाता। और इसी की वजह, अभी आपको लेटेस्ट बताएं, अभी ये चीन को लेकर के अफवाह उड़ी कि वहाँ क्रांति हो गई सो कॉल्ड। तो एक विदेशी पत्रकार ने चीन में जाके 3-4 जगह घूम घाम के एक जो है व्यंग्यात्मक थ्रेड लिखा ट्वीट का कि देखिए ये है, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे टूरिस्टों के भेष में जो है वो जो है सेना के लोग या खुफिया लोग खड़े हुए ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, एक चैनल ने उसको सच मानते हुए अपना प्रोग्राम टेलीकास्ट कर दिया। ठीक है, क्या है भाई, एक सामान्य बुद्धि अगर नहीं है पत्रकार में, फिर ऐसे उसमें आप कैसे हम बड़ी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बहुत कुछ कर लेंगे। ऐसे ही एक बात, एक घटना और मैं बता रहा हूँ। अप्रैल का दिन था, 1 अप्रैल का दिन था। एक वेबसाइट ने, वो सानिया मिर्जा की शादी होने वाली थी उस समय, हुई नहीं थी। एक वेबसाइट ने अप्रैल फूल की एक खबर छापी कि सानिया मिर्जा जो उनके जो की सास ने निशान पाकिस्तान नाम के एक अखबार को इंटरव्यू दिया है कि भाई हमारे यहाँ तो औरतें हाफ पैंट पहन के टेनिस नहीं खेल सकती, वो आएंगी तो उन्हें खेलना हिलना नहीं होगा, चौका वौका संभालना होगा और पूरे कपड़ों में जैसे मुसलमान औरतें रहती वैसा रहना होगा, वगैरह वगैरह। ये उसने छाप दी अप्रैल के दिन, अप्रैल फूल। वो खबर पता नहीं कितनी वेबसाइटों ने उसको तुरंत आधे घंटे के अंदर लिफ्ट कर लिया। तो ये जो है वो हमारी जो है पत्रकारिता की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कहें कि नहीं जी ये विश्वसनीयता का संकट है। भाई संपादक नहीं है, अखबारों में कोई कंट्रोल नहीं है, जो जिसका मन होता है वो छाप रहा है। तो पहले हमें अपने इंटरनल जो है, जो कंट्रोल सिस्टम है, उनको करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी बहुत दबाव है मीडिया के ऊपर, उसकी चर्चा भी नहीं होती। उसकी चर्चा ये है कि जैसे पहले भाई कंटेंट पे कंट्रोल किसका था? एडिटर का कंट्रोल था कि हाँ क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या है। आज ये कंट्रोल किसी भी एडिटर का नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल पब्लिक का है, जनता का है। जनता का कंट्रोल कैसे? जनता किसी भी विषय पे लिखती है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यहाँ वहाँ, और जिस तरह के व्यू जो हैं ज़्यादा आते हैं, आप देखें कि मीडिया उसी तरह के व्यू को लेके आगे बढ़ता है। और क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इस व्यू के विरुद्ध हम जाएंगे तो हमको कोई पढ़ेगा नहीं, हमको कोई देखेगा नहीं। तो जो पॉपुलर व्यू है, पॉपुलर व्यू का दबाव इतना है सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि वो उसको वैसे काम नहीं करने देता। तो हमको ये सारी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा कि मीडिया को मजबूत कैसे बनाया जा सके। ये जैसा कि राहुल ने पहले बोला, बहुत जटिल प्रश्न है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि निराशा के बजाय हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसे संवाद अखबार के लोग और टीवी चैनल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें लोगों के बीच में, तो ये बात उठेगी। पर ऐसे संवाद अमूमन कभी कभार होते हैं, होके ख़त्म हो जाते हैं, ये बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत में मीडिया ट्रेनिंग पे 1 पैसे नहीं खर्च होते। आप बताएं कि कौन सा मीडिया हाउस जो है, बड़ा छोटा, वो साल में अपने जो है पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए कितने पैसे खर्च करता है, कितनी वर्कशॉप करता है? एक भी नहीं करता है। वो कभी कभी, जैसे हमारे यहाँ आज तक में वर्कशॉप हुई थी, CNN वगैरह के लोग आए, वो वर्कशॉप कब हुई थी? वो वर्कशॉप तब हुई थी जब चैनल लॉन्च करने की बात थी कि भाई दूरदर्शन से 24 घंटे के चैनल होंगे। किसी को पता नहीं था कि कैसे काम होता है 24 घंटे के लिए। तो तमाम दुनिया के ट्रेनर बुलाए गए, हम लोग को ट्रेन किया गया, और उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिला कि हाँ जी ऐसे काम होता है, ऐसे 24 घंटे की कवरेज होती है।
लेकिन उसके बाद से हिंदी में तो मैं आपको बताऊं, मेरे समय की बात है, हिंदी में आज तक और आज बाकी पत्रकारों की टीम की ट्रेनिंग के लिए तो एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। हाँ, उस समय अभी इंडिया टुडे नाम उस चैनल का, हेडलाइंस टुडे नाम था, तो उसको लेके कंपनी में ये चिंता थी कि भाई ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, compete नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जरूर 2-3 बार जो है विदेशी ट्रेनर बुलाए गए, एडिटोरियल टीम को ट्रेन किया गया, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि वो चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कैसे वो compete करे, इसके लिए था। उसका उद्देश्य नहीं था, ये नहीं था कि हम पत्रकारों को एक रिफ्रेशर कोर्स दें और उनको अपडेट रखें कि अभी नया क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, कैसे काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हमको विचार करना चाहिए। राहुल जी, आपसे एक चीज हम पूछना चाहेंगे जो अभी नकवी जी की बात से निकली है कि ट्रेनिंग हायरिंग, जो सोशल मीडिया तो छोड़िए, मेन स्ट्रीम में जैसा कि कहा जाए उस ढंग का नहीं है, प्रशिक्षण लोगों का नहीं हो पा रहा है, या पत्रकारों की वो क्वालिटी नहीं हो पा रही है। जनता, जैसा कभी पहले डिस्कशन में आया था, वो विभाजित है, व्हाट्सएप है, दुनिया की चीजें हैं, वो खेमेबाजी ही पसंद कर रही है, उसे चाहिए ही नहीं वो चीजें जो जिस चीज के को आदर्श पहले बताया गया है, अब तो उसको माना ही नहीं जा रहा है आदर्श। तो ऐसे परिस्थिति में जो जर्नलिस्ट है वो क्या करे? मतलब खाली इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी अगर जर्नलिस्ट है वो, तो वो कोई है तो वो करे तो क्या करे? उसके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, उसके हाथ में विकल्प नहीं है। या तो जैसा अभी चर्चा हुई कि भाई अगर उसको लगता है, और तो वो सोशल मीडिया पे अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है और फिर उस पे जो होगा सो होगा। लेकिन उसमें अगर वो सचमुच संतुलित पत्रकार है, मूल्यों की कुछ इज्जत करता है और अपनी पत्रकारिता के मूल्यों के अनुसार पत्रकारिता करना चाहता है, तो उसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलने की उम्मीद तो कम है अभी। क्योंकि जिसके लिए वो पत्रकारिता कर रहा है वो समाज ही बट गया है। तो दूसरा विकल्प जो होता है वो कि वो अड़ जाए कुछ, एक ये तय कर ले कि भाई इस हद तक मैं समझौता करने को तैयार हूं, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा, तो वो फिर नौकरी से निकाले जाने के लिए तैयार रहे। हम में से कई लोग ऐसा कर चुके हैं। या फिर तीसरा ये है कि कोई सामूहिक विकल्प खोजा जाए जिसके प्रयोग कुछ हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हुए नहीं। जैसे अभी भारत में एक समूह बना जो जो उद्योगपतियों का या बड़े धनवान लोगों का, उदार, दुनिया देख चुके, बहुत समझदार, बहुत सुशिक्षित लोगों का एक समूह बना जिन्होंने तय किया कि हम अच्छे मीडिया को प्रोत्साहित करेंगे और हम उसको प्रायोजित करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे। उसका एक पूरा नाम है, अभी हालांकि उस पर भी छापे पड़ गए, अब उस पर भी जांच वांच हो रही है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जिन वेबसाइट्स को, वेब पोर्टल्स को, ज़्यादा उन्हीं को उन्होंने प्रमोट किया, फंडिंग की उनकी, वो ज़्यादातर उनमें से सरकार विरोधी निकले और सरकार विरोधी हैं। तो जैसे अब उनके ऊपर भी दबाव है, वो उनको कितना काम करने दिया जाएगा मैं नहीं जानता। उसका नाम अभी कुछ IPKF इस तरह का एक फाउंडेशन है, उसमें बहुत कुछ सम्मानित नाम है, कुछ बड़ी सम्मानित कंपनियां हैं, देश की स्थापित कंपनियां हैं, बहुत सम्मानित कॉर्पोरेट नागरिक हैं। तो एक ये है उपाय। तो इस तरह के अगर कुछ लोगों को, कुछ सदाशयी मित्रों को पत्रकार मिलकर या निजी स्तर पर जोड़ सकें और उनको राजी कर सकें कि भाई वो ये काम, इसमें उनकी मदद करें, क्योंकि इसमें जोखिम है। तो इस जोखिम को उठाने के लिए जो तैयार हो वो कर सकता है। तो सदाशयी ऐसे लोग जिन्हें देश की, लोकतंत्र की, पत्रकारिता के मूल्यों को बचाने की चिंता है और उनके पास पैसा भी है, वो ऐसे पत्रकारों को चुनकर या उनको ढूंढकर या उनको बुलाकर आमंत्रित करके उनकी पूरी जांच वांच कर लें और उसके बाद उनको वो प्रोत्साहित करें, उनको वो फंड करें। और भले ही वो बहुत बड़े ना हो जाएं, मुनाफा ना उसमें कमाया जाए, लेकिन वो कोई जैसे हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, उस आधार पर भी वो चल सकते हैं। ये एक विकल्प है, कुछ जगह ये आजमाया गया है। बाकी तो कोई तीसरा रास्ता मुझे दिखता नहीं है। तो आपको पहली बात, कष्ट उठाने के लिए आप तैयार हैं क्या?
आपके पास अपने घर चलाने के लिए ठीक ठाक उतने साधन है कि नहीं, क्योंकि जोखिम है। और वो केवल यही जोखिम नहीं है कि आपकी कमाई शायद उतनी ना हो उस अपने वेंचर से, मंच से, लेकिन एक उससे बड़ा जोखिम यह है कि आप असुरक्षित हो जाएंगे, आपके ऊपर आपके जोखिम बढ़ जाएगा। वो जोखिम निजी भी हो सकता है, वो पारिवारिक भी हो सकता है, आर्थिक तो होगा ही। क्योंकि अभी स्थिति ये आ गई है कि कुछ लोग घृणा में और अपनी अनुदारता में, अपनी समझ में इतने उग्र और आक्रामक हो गए हैं कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, और उनको हर विरोधी स्वर उनका बस चले तो उनको काट दें, मार दें, खत्म कर दें, तोड़फोड़ कर दें। ये स्थिति आ चुकी है। तो ये जोखिम भी है। जो सचमुच स्वतंत्र पत्रकारिता करेगा उसके सामने ये सारे जोखिम हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कम या ज्यादा मात्रा में और संख्या में ऐसे पत्रकार हमेशा रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, आते रहेंगे, जो ये जोखिम उठाने को तैयार होंगे और उसकी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। यशवंत जी, ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो खासकर जब वहां जाते हैं अमेरिका वगैरह के इलेक्शन में, पिछली बार बहुत गहराई से आपने हर चरण का अध्ययन किया था और उस पर वीडियोज भी बनाए थे, तो उन कंट्रीज में जैसे अमेरिका में है, वहां पे भी कमोबेश, वहां पे इतनी आर्थिक समस्या तो नहीं है, लेकिन वहां पे मीडिया के ऊपर इतने संकट क्यों है, इतने दबाव क्यों है कि फेक न्यूज की बातें कहना या कोविड की वजह में बहुत सारे लोगों का निकाल दिया जाना, खतरनाक परिस्थितियों में काम करना, ये सारी दिक्कत खाली इंडिया की नहीं है, तो बाकी जगह की भी है। तो ऐसा क्यों है? समस्याएं सारी की सारी वहां पर भी है। मतलब अगर आप अमेरिका की मीडिया को देखें तो विश्वसनीयता का संकट शायद आपको जितना ज्यादा भारत में दिखेगा उससे कहीं ज्यादा वहां दिखेगा। इनफैक्ट वहां पे तो खेमेबंदी इतनी ज्यादा है कि आज की तारीख में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन फॉलोइंग में मीडिया के कैंप बटे हुए, मतलब वो है कि हमको पता है आज की तारीख में कि किस कैंप को, किस मीडिया के ब्रांड को, फॉक्स को कौन देख रहा है और CNN को कौन देख रहा है, ये बिल्कुल लाइन खींची हुई है। और इतना प्रेडिक्टेबल है कि किसी भी दुनिया की घटना को, किसी भी उसके ऊपर किस अखबार की हेडलाइन क्या होगी, आप 24 घंटे पहले आप प्रॉपरली आप बता सकते हैं। इतना ज्यादा उनका मामला बटा हुआ है और वो वैचारिक रूप से बटा हुआ है। उसमें कोई वहां पर उसमें भी दया माया की गुंजाइश नहीं है। अंतर केवल यह है कि उनके अपने कैपिटलिस्ट जो भी पूंजी प्रणाली कह लीजिए, उसमें बड़ी तादाद में जो बड़ा पैसा लोग बना चुके हैं, वो लोग उन चीजों को आगे बढ़ के मदद भी करते हैं, चलाते भी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को जेफ बेजोस चला रहे हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक हैं। तो इसीलिए जब अपने यहाँ पर जब अडानी साहब NDTV खरीदते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया चिन्ह लगाए जाते हैं और उस मीडिया की ओर से संकट आता है जिसको जेफ बेजोस चला रहे हैं या कोई और चला रहे हैं या ट्रम्प साहब के कोई सहयोगी चला रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी उसमें लगता है कि नहीं, हमें अपने ऊपर इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ का कूड़ा करकट गंदगी ये लगभग कमोवेश उतनी ही मात्रा में है जितनी मात्रा में प्रपोर्शन में अमेरिका में है या यूरोप में है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा उनसे खराब हैं या बहुत ज्यादा उनसे कुछ अच्छे हैं। ये दोनों ही चीजें हैं और ये लड़ाई चलती रहेगी। उमंग, आपके दर्शकों को देखिए, राहुल जी अभी जो बात कर रहे थे, मैं उनका कष्ट समझ सकता हूं, जिन्होंने, जो आपके दर्शक उस बात को नहीं जानते हैं, 90 की बहुत शुरुआत के दशक में टीवी तो नहीं था। राहुल जी जनसत्ता के मुंबई के संपादक थे और उस समय वहां पर बाला साहब ठाकरे के खुद के अखबार जो सामना जो है, उसकी पत्रकारिता के खिलाफ खुली चिट्ठी इन्होंने अपने अखबार में लिख दी थी बाला साहब ठाकरे को कि ये आपकी पीत पत्रकारिता नहीं, ये प्रेत पत्रकारिता है। अब मुझे लगता है कि वो उस समय जिस तरीके से राहुल जी ने बंबई में रह करके जिस तरह से वो मोर्चा खोला था, आज की तारीख में कितने पत्रकार वो साहस या दुस्साहस कर सकते हैं मैं नहीं जानता। और राहुल जी, पूरी क्षमा याचना के साथ में, जिस आपने प्रेत पत्रकारिता का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से प्रिंट में फिर भी पीत तक ठीक था। जब से टीवी आया है तो पूरा का पूरा टीवी प्रेत पत्रकारिता को समर्पित है और अब सोशल मीडिया उससे एक कदम पैशाचिक पत्रकारिता की ओर बढ़ चुका है। तो वो पीत, प्रेत और पैशाचिक, ये लेवल जो है वो अपनी ओर से पूरे आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या सब कुछ एक तरफ की चीजें सही हैं, सब कुछ एक तरफ की चीजें गलत हैं?
ये भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा। जिस मीडिया ट्रस्ट की बात, जिसमें बहुत अच्छे बड़े संतुलित लोगों ने अपने पैसे दिए, अपने गाड़ी कमाई के पैसे दिए कि हम अच्छे लोगों को हम पैसा देंगे, वो जिन लोगों को उन्होंने पैसा दिया, जिनके पत्रकारिता के वो जो भी क्या कहें उसे, दुकान शब्द का प्रयोग करना उनके लिए गलत होगा, लेकिन जो प्रतिष्ठान वो चला रहे हैं, हम उनको भी जब देखते हैं, हो सकता है कि वो किसी समय लिबरल और अच्छे साइंटिस्ट रहे हों, लेकिन आज की तारीख में उनकी लेखनी, उनके व्यक्तिगत ट्वीट किसी भी तरीके से किसी ट्रॉल की भाषा से नीचे नहीं होते। उन मीडिया संस्थानों के संपादकों की बात मैं कर रहा हूं, उनके जो व्यक्तिगत ट्वीट होते हैं वो किसी ट्रोल की भाषा से कम नहीं होते। ऐसे में कहीं से भी मुझे लगता नहीं कि वो लिबरल या उदारवादी कहीं से भी किसी भी प्रवृत्ति का वो परिचय दे रहे होते हैं। तो आज की तारीख में जो खेमेबंदी हुई है, इसमें दुर्भाग्य से व्यक्तिगत रूप से भी लोग हर किसी का, देखिए मैं मानता हूं कि इंसान के अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के आधार पे वो बनता है, बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इमरजेंसी में जितने लोग जेल गए, पत्रकार जितने जेल गए, वो सारे के सारे ताउम्र एंटी कांग्रेस पत्रकारिता रहे या वैचारिक रूप से या वैसा, ऐसा नहीं, वो संतुलित लोग थे। जेल जाने के बावजूद भी आने के बाद में उनमें से बहुत सारे लोगों ने संतुलित पत्रकारिता की अपनी व्यक्तिगत। चुनाव में बूथ के अंदर जाकर के मेरा वोट किसको जा रहा है, ये मेरा एक नागरिक की हैसियत से मेरा एक वो हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार, एक संपादक, एक रिपोर्टर के नाते मेरा जो धर्म है, उसका धर्म का निर्वहन मेरा अलग होना चाहिए। ये लाइन मिट चुकी है और उसका एक व्यवसायिक कारण है। ये जो नकवी जी ने जिस ओर इशारा किया कि ये एल्गोरिदम्स हैं जो आज की तारीख में तय करते हैं। आप एक न्यूज कोई पढ़ते हैं, आपके पास में अगले समाचार उसी तरीके के आने शुरू होते हैं। आप एक ट्वीट पढ़ते हैं, अगले ट्वीट आपको, ये जो एल्गोरिदम्स का मसला है टेक्नोलॉजी में, जिसके ऊपर विवाद पश्चिम में चल रहा है, फेसबुक को, तमाम लोग को कटघरे में जो खड़ा किया जा रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि ये हम नहीं तय कर रहे हैं उमंग कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। हमने गलती से अगर एक चीज क्लिक कर दी तो अगली 50 खबरें हमको उसी तरीके के ओरिएंटेशन की आ रही हैं जिस ओरिएंटेशन में शायद वो पढ़ना। तो ये एल्गोरिदम है जो हमको नॉर्थ और साउथ पोल में ठेल रहा है और उसकी एक इकोनॉमी है, उसका एक व्यवसायिक तंत्र है। और 50 रुपए 100 रुपए ही सही राहुल जी, लेकिन वो जब 1000 लोग 100 रुपए देते हैं तो वो लाख रुपए हो जाता है। उसका एक अपनी इकोनॉमी उसकी चल रही है, जिसके कारण जो भी नई पत्रकारिता इस तरह की कूदना चाहता है वो पहले तय करता है कि अच्छा भाई, मैं किस खेमे में अपनी पत्रकारिता करूंगा जिससे मुझे ज्यादा पैसा आने की संभावना रहेगी, और वो उसी एक दलदल में धंसता जाता है, उसको प्रोपेगेट करता है क्योंकि उससे उसमें व्यवसायिक लाभ हो रहा है। ये 140 करोड़ का मुल्क है, उसमें 10 लाख लोग अगर आपकी किसी भी बात पे ताली बजाते हैं और 90 लाख लोग आपको गाली देने के लिए फॉलो कर रहे हैं। ये और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गाली पढ़ना, गाली खाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तमगा हो गया है। 10 मिलियन फॉलोअर हैं, उसमें से 9 मिलियन मुझे गाली देने के लिए फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको तमगे की तरह लेके घूम रहे हैं और हम और भी ज्यादा ऐसी बातें लिख रहे हैं ताकि मुझे और ज्यादा गालियां पड़े। मेरे 10 मिलियन फॉलोअर बढ़ के 12 हो जाए, 13 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हो गया हूं। ये अजीब सी स्थिति है। ये एल्गोरिदम्स के जो खेल है पत्रकारिता के संकटों में, ये नया संकट है एल्गोरिदम का खेल। मुझे लगता है कि कभी ना कभी इसकी काट जो निकलेगी, लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि जब तक ये बहस चल रही है विश्वसनीयता के ऊपर, तब तक उम्मीदें हमेशा बरकरार रहेंगी। नकवी जी से हम एक चीज पूछना चाहेंगे सर कि इतनी बातों से एक चीज और भी निकली है कि बात सिर्फ पत्रकार की नहीं है या पत्रकारिता की नहीं है। दरअसल लोकतंत्र में जिम्मेदारी है पत्रकारिता की, निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रति, लेकिन बात नागरिक की भी है कि एक नागरिक भी वैसा तैयार होना चाहिए जो उस तरह की पत्रकारिता को जो स्वीकार करे, उसके पसंद करे, और वही वैसा ही नागरिक फिर लोकतंत्र के लिए मजबूत होगा, वही अच्छी पत्रकारिता जो करवाएगा भी और करेगा भी। तो ऐसे में सिर्फ पत्रकार की क्यों बात करें, हम अकादमिक संस्थान या अन्य संस्थान जिनकी जिम्मेदारी है एक ऐसा समझदार नागरिक तैयार करें जैसे नागरिक की अपेक्षा एक लोकतंत्र में की जाती है। वो अगर वैसा नागरिक तैयार करने में असफल है या उसके विपरीत नागरिक उत्पन्न करने की साजिश को भी रोकने में असफल है, तो ये कहीं ना कहीं कमी मल्टी डायमेंशनल है, खाली पत्रकारिता की कमी नहीं है।
तो इसको आप कैसे देखेंगे कि जब तक नागरिक वैसा जागरूक नहीं होगा, वैसा एजुकेटेड नहीं होगा, वैसा वैसा नहीं होगा जो चाहे कि हमें वैसी जर्नलिज्म मिले, तो आखिर जो जैसा बता रहे हैं कि खेमेबाजी है तो खेमेबाजी कोई पसंद किया जा रहा है। तो जब तक नागरिक नहीं मजबूत होगा उस तरह से, तब तक पत्रकारिता का शायद उस तरह का मजबूत हो पाना मुश्किल है। क्या कहना है आपका इसमें? मीडिया से लोग सीखते हैं, मीडिया से लोग भाषा भी सीखते हैं, मीडिया से लोग जो है वो उनकी राजनीतिक समझ भी बनती है, उनकी सामाजिक समझ भी बनती है। पर जब मीडिया ये जिम्मेदारी छोड़ देगा तो नागरिक कैसे जिम्मेदार बनेगा? नागरिक जिम्मेदार नहीं बन सकता है। तो मेरा ये कहना है कि नहीं, मीडिया को ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी, उसको ये महसूस करना होगा कि देश के निर्माण की, समाज के निर्माण की और लोकतंत्र की रक्षा की, लोकतंत्र के विकास की समूची जिम्मेदारी मीडिया की है। और ठीक है, उसको मुनाफा कमाना है, उसको अपनी रीडरशिप बढ़ानी है, उसको व्यूअरशिप बढ़ानी है, वो बढ़ाएं। पहले भी बढ़ाते थे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन एक मर्यादा थी और उस मर्यादा में सबसे दिमाग में सबसे ज़रूरी बात ये रहती थी कि नहीं, हमारे इथिक्स हैं, ये मेरी सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा में काम करते हुए हम जितना मुनाफा कमा लें, जितना अपने अखबार की सर्कुलेशन बढ़ा लें, जितना कुछ कर लें वो हम करेंगे, लेकिन हम इस सीमा रेखा का पालन करेंगे। अब जब ऐसी मर्यादा और ऐसी कोई नैतिकता का बंधन नहीं हो तो फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा खेल जो है वो मतलब एकदम खुला हो जाता है, फिर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ये नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, ये नियंत्रण जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सरकार का दखल नहीं हो, राजनीति का दखल नहीं हो, कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बने मजबूत, और उसके तहत सारा मीडिया जो है उसके ऊपर उसका कम से कम कुछ रेगुलेशन हो किसी प्रकार से। और चूंकि भारत बहुत डाइवर्सिफाइड देश है, यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, तमिल है, के मलयालम है, बंगला है, गुजराती है, मराठी है। तो ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमने तो शुरू ही नहीं किया। हमें शुरू करना चाहिए और हमें सरकार पे भी दबाव डालना चाहिए कि इस काम को थोड़ा जो है वो उसको हाथ में लेना चाहिए। और जितनी बाकी संस्थाएं भी हैं, एडिटर्स गिल्ड है या और इस तरह की भी दूसरी संस्थाएं, पत्रकारों की संगठन है बहुत सारे, उन सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। जब ये काम होगा तब कोई स्थिति में सुधार हो सकता है। तो राहुल सर से मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये इतनी चर्चा से ये बात भी समझ में आ रही है कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक समुद्र मंथन चल रहा है जिसमें कि तकनीक आ गई है और उसमें परिवर्तित होना समय है, परिवर्तित होती अर्थव्यवस्था है, परिवर्तित होता समाज शास्त्र है, तो परिवर्तित होती विचारधाराएं हैं, मानसिकताएं हैं। तो ये एक समुद्र मंथन चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि समुद्र मंथन से आखिर में अमृत निकलेगा पत्रकारिता में, और फिर आप जैसे पत्रकार हमें मिलेंगे जो कि घोषित कर सके कि ये प्रेत पत्रकारिता है महाराष्ट्र में रह के? दो तीन चीजें जरूरी हैं इसके लिए। मैं जो कर सका, मैं इसलिए कर सका कि मेरी पीठ पर, मेरे ऊपर प्रभाष जी का वरद हस्त था, और उसके साथ साथ मुझे अपने प्रबंधन यानी रामनाथ गोयनका जी, वो समय तक बहुत अशक्त हो चुके थे, लेकिन उनके बाद विवेक गोयनका जिनके हाथ में थी, उनका भी समर्थन था। मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा, मैंने केवल लिखकर ही ये नहीं किया था। जैसे यशवंत ने बताया, मैंने सड़कों पे मोर्चे निकाले हैं। मैंने शिवसेना जो पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर और अखबारों पर हमले कर रही थी, उनके खिलाफ सड़क पर उतर के मोर्चे निकाले हैं, और जैसे मैंने कहा पत्थर खाए हैं, लाठी तो नहीं, लेकिन वो भी हुआ है। लेकिन मेरे प्रबंधन ने मुझसे कभी पूछा नहीं, एक शब्द किसी ने नहीं कहा। तो उससे मुझे जो नैतिक बल मिलता था, उस कारण मैं कर सका। तो ये केवल मेरी उपलब्धि नहीं है, ये पूरे उस संस्थान की उपलब्धि है, ये उस संस्थान की शक्ति है। प्रभाष जी, और एक समय ऐसा भी है, एक दिन ऐसा हमने किया जो शिवसेना के इतिहास में आज तक ऐतिहासिक है। उससे पहले हुआ था, ना आज उसके बाद हुआ है। हमने पूरे एक दिन शिवसेना भवन के सड़क पार ठीक सामने बैठकर देश के कुछ 10-15 बड़े राष्ट्रीय पत्रकार, उसमें संपादक आए थे, सबसे सम्मानित पत्रकार आए थे, बाकायदा मोर्चा निकाला था शिवसेना के खिलाफ। और उसका दबाव इतना था कि उनको अपने मनोहर जोशी को भेजकर हमसे एक अनुरोध करना पड़ा बाल ठाकरे को कि आइए, बाला साहब अंदर बैठे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप 5 लोग आ जाइए।
जिसको जाहिर है कि हमने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनको हमसे बात करनी है तो यहाँ हमारे मंच पर आए। तो ये करने के पीछे जो एक आप समझिए कि इन बड़े संपादकों और पत्रकारों की अपना नैतिक बल था, उनका साहस था और इंडियन एक्सप्रेस समूह का समर्थन था, उसकी वो हाथ। तो केवल एक अकेले पत्रकार के, अकेले संपादक से बात नहीं बनेगी, तो हमें ऐसे प्रकाशन संस्थान, ऐसे प्रबंधन और मालिक चाहिए जो ये करने को तैयार हो, इतनी रीढ़ हो उनमें। दूसरी बात कि हमें ऐसी संस्थाएं भी चाहिए जो अपना काम ईमानदारी से कर सकें, यानी सत्य को और सत्य बोलने वाले, लिखने वाले और दबाव में आ रहे या प्रताड़ित हो रहे पत्रकार को या किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नागरिक को उचित संरक्षण दें। दुर्भाग्य ये है कि ऐसी संस्थाएं जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और स्वायत्त संस्थाएं हैं, यानी उन पर कोई सरकार चाहे कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है, उस पर सरकार का बस नहीं चलता। हमारा चुनाव आयोग, हमारे जो प्रेस परिषद है, वो भी एक इस तरह की संस्था हो सकती थी। CAG, इस तरह की संस्थाएं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जो परम सुरक्षित हैं, उनके पास कोई समस्या नहीं है। जब ये भी वो संरक्षण नहीं दे पाती अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को और अच्छी शक्तियों को, तो फिर समस्याएं, दिक्कत हो जाती है, जोखिम बढ़ते जाते हैं। तो ये एक निजी प्रश्न है जो हर पत्रकार, युवा या वृद्ध हो, वरिष्ठ हो हमारे जैसा, उसको ये अपने स्तर पे तय करना है। वो आगे बढ़ेगा, मैं इस पे यकीन करता हूँ कि सत्य की ताकत बहुत बड़ी होती है। वो धीमे धीमे काम करती है, लेकिन वो निरर्थक नहीं होती, वो व्यर्थ नहीं जाती। उसका प्रभाव बढ़े ही हमें बहुत व्यापक न दिखे, समाज एक झटके में सब बदल देने वाला न दिखे, लेकिन वो छोटे छोटे कदम भी, वो एक एक अच्छा शब्द भी, सही शब्द भी एक प्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं एक बीज रूप में लोगों को रहता है। तो जो ये कर सकते हो उनको ये करना चाहिए, चाहे लिख कर करें, वो अपने चैनल बना के करें, सोशल मीडिया पे करें। और ये अच्छा होगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसे समर्थ नागरिक और कंपनियां या लोग सामने आए जो ऐसे लोगों की, ऐसे पत्रकारों की मदद करने को, उन्हें सहारा देने को तैयार हो। तो धीरे धीरे ही सही, मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अभी विष ही निकल रहा है, अगर हमें अपनी पौराणिक कथा पर ही यकीन करना है तो अमृत भी निकलेगा। उसमें समय लगेगा, जल्दी नहीं होने वाला, और निकलेगा ही इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस आशा पर संसार चलता है। इस आशा को हम बनाए रख सकते हैं, बनाए रखना चाहिए अपने लिए और समाज और देश के भविष्य के लिए। कि अगर ये आशा हमने छोड़ दी, तब फिर हमने जीना छोड़ दिया, फिर हमारे होने का भी कोई मतलब नहीं। हम फिर अपनी अच्छाई के कितने दावे कर ले, हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं। तो जो भी होना हो, जो हमें ठीक लगता है वो लिखना और कहना एक पत्रकार का कर्तव्य था, है और हमेशा रहेगा। और कोई न कुछ लोग ऐसे होंगे, नागरिक होंगे, वर्ग होंगे, जो उसके साथ खड़े होंगे, जोखिमों के साथ। मुझे अंतिम यही बात है। तो आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी चर्चा के लिए, और हम लोगों ने इतना समय दिया और इतना अपने ज्ञान को हम साझा किया हमारे साथ, दर्शकों के साथ। आलोक जी का भी धन्यवाद, जो कि अपने शेड्यूल के कारण निकल गए हैं, वो भी आए, वो उन्होंने भी अपना एक परिदृश्य रखा। तो हाईनेक्स्ट की ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर से, आप सभी लोगों का हृदय से आभार इस चर्चा पे में शामिल होने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग गाहे बगाहे इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।